अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? और मैं वादा करती हूँ कि आज मैं ज़रूर जो है ईएनटी डॉक्टर के पास जाऊँगी। मेरे अपने जो ईएनटी डॉक्टर हैं माशाल्लाह, उनको चेक किया, मैं 2 दिन से लोकेट कर रही हूँ और पता चला कि वो गए हुए हैं सवात की तरफ, कागान की तरफ। ये वैसे मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि जो एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, डिस्कवरिंग पाकिस्तान, ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान, नॉर्दर्न एरियाज़। कराची में लोग माशाल्लाह काम के बड़े आदी हैं और ट्रैवलिंग बाहर काम वाम के लिए, या चलो कभी फैमिली के साथ तो चलती थी, लेकिन बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी थी जिन्होंने कभी पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ विद फैमिली नहीं देखे थे। हमेशा कि जी हम बाहर चलते हैं, हम यहाँ चले जाते हैं, या काम की वजह से मैं इतना बिजी हूँ, है भी दूर कि यहाँ से भी बाय एयर या जो भी बाय रोड बाय ट्रेन आप इस्लामाबाद जाएँ, इस्लामाबाद से आगे फिर गाड़ी का लंबा सफ़र। तो थोड़ा सा उनको लगता था यार ये बड़ा इनकन्वीनियंट सा है, बड़ा कैसे होगा, फैमिली के साथ कैसे मैनेज करेंगे, पता नहीं क्या क्वालिटी हो, कैसे हो, परेशानी हो, रास्ते बंद हो। तो ऐसी सोच में लोगों ने सालों डेकेड्स कभी नॉर्दर्न एरियाज़ यहाँ देखे नहीं, सिंध में, इवन बलूचिस्तान में। बट ये कोविड-19 की वजह से जो लोग तंग हो गए हैं घरों में और शहरों में बंद होके, को लगा कि यार लेट्स एक्सप्लोर पाकिस्तान। और मैं कहती हूँ इतनी सारी फैमिलीज़ हज़ारों की तादाद में आर नाउ माशाल्लाह क्या कहना चाहिए ट्रैवलिंग, और उस ट्रैवलिंग को भी इंजॉय कर रहे हैं फैमिली के साथ, चाहे बाय रोड हो, बाय ट्रेन हो, या जो भी मीन्स ऑफ ट्रैवल हो। लेकिन इतने लोग माशाल्लाह पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ में जा रहे हैं। मेरी जिससे बात होती है, मेरा फेसबुक भरा हुआ है, कोई माशाल्लाह गिलगित में बैठे हैं, कोई मुजफ्फराबाद में है, कोई हुंजा में भी मैंने देखा कि वहाँ से पिक्चर्स आ रही हैं, सवात, कागान, आई मीन। और मैंने ये सारी नॉर्दर्न ब्यूटी, खैर बहुत ऊंची हुंजा गिलगित तक नहीं गई, उससे नीचे जितना भी एरिया मैंने खुद भी देखा हुआ है। मैंने भी अपने बचपन, थोड़े से बचपन के ऊपर मैंने ये सब ब्यूटी जो है पाकिस्तान की माशाल्लाह, शोगरा भी आई रिमेंबर एंड मालम जब्बा, आई हैव बीन देयर। मैंने वो सब ब्यूटी देखी अपने फादर के साथ, अपनी मदर, अपनी फैमिली के साथ। इतना हसीन है पाकिस्तान, और मुझे इतना अच्छा लगा कि वो लोग जो कभी भी विद फैमिली नॉर्दर्न एरियाज़ यहाँ से नहीं गए थे, दे आर ऑल गोइंग देयर माशाल्लाह। सब वेकेशन कर रहे हैं, हॉलीडे कर रहे हैं फैमिली के साथ, शदीद इंजॉय कर रहे हैं। और उनको जाके वहाँ पता चला यार ये तो स्विट्ज़रलैंड से भी आगे की चीज़ है भाई, हमारा मुल्क कितना हसीन है, इतना खूबसूरत है, क्या नहरें, क्या पहाड़, क्या मौसम, क्या सफाई, नो पोल्यूशन एंड द पीपल आर सो नाइस। वहाँ के खाने इतने कमाल हैं। मैं बताया था ना आपको एक बार, मालम जब्बा एक जगह कि जहाँ पहाड़ पे आप बैठते हैं तो आपसे पूछते हैं भाई आपको हम देसी मुर्गी बना के देंगे, खाना कढ़ाई होती है, 2-3 चीज़ें, चने का सालन या कढ़ाई वगैरह, पराठे, आप कौन सी पहाड़ी पे होंगे, हम आपको वहाँ के सर्व करेंगे। और अब हम हाइकिंग करके जिस पहाड़ी पे जा रहे हैं, एक लड़का, हम घंटों में जा रहे हैं, एक बच्चा ट्रे में कढ़ाई, कोल्ड ड्रिंक्स, आपके साथ में रोटी, नान लेके पट 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 चल के ऐसे उड़ के आ गया। मैंने कहा हमें देखो कितनी देर लगी, अब्बा ये किस तरह आ रहा है। अब्बा ने कहा बेटा इसका रोज़ का काम है। और चप्पल में, हमसे जॉगर्स में नहीं वहाँ पहुँचा जा रहा था, और वो चप्पल में एक करके उड़ के पहुँच के आ गया, खाना सर्व किया, बड़ा नीचे गया, फिर उस पहाड़ी पे, फिर उस पहाड़ी पे, फिर उस, मतलब आई वॉज अमेज्ड। वहाँ के लोग बड़े कमाल हैं भाई, बहुत प्यारे लोग हैं। और मुझे बहुत अच्छा, मैं जब भी यहाँ अपनी किसी फ्रेंड से पूछती थी ना, यार तुम लोग वहाँ गए हुए हो नॉर्दर्न साइड में इधर, तो पेशावर से आगे किसी को पता भी नहीं था कि पाकिस्तान आगे कितना हसीन है, कौन सी जगह है, कहाँ जाएं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे हमवतनों ने, हमारे पाकिस्तानियों ने माशाल्लाह जाके नॉर्दर्न ब्यूटी को इस दफ़ा देखा, अप्रिशिएट किया, अपने मुल्क की पहचान हुई है। और इन तस्वीरों को जब आप पोस्ट करेंगे, तो दुनिया को पता चलेगा कि अरे यार इतनी यहाँ कितनी ब्यूटी है माशाल्लाह। बाहर से लोग गोरे आते हैं हमारे मुल्क को देखने, लेकिन अफसोस कि हमारे अपने मुल्क में बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान को एक्सप्लोर नहीं किया। सो नाउ इज़ द टाइम, ज़रूर जाइए। लेकिन मैं सिर्फ चाहती हूँ कि जो मेरे ईएनटी डॉक्टर वहाँ जाके बैठ गए, प्लीज़ कम बैक, बिकॉज माई गला इज़ नॉट वेल। गले में से एक तो अशरफ भाई की आवाज़ निकल रही है, ऊपर से मुझे लगता है मेरे गले में कोई है मसला। मैं 5 दिन एंटीबायोटिक भी खाई है, असर कोई नहीं पड़ रहा। तो और मुझे होता है डॉक्टर वही हो जो चल रहे हैं काफ़ी अरसे से। बट अगर आप नहीं आए डॉक्टर साहब, तो मैं फिर पता क्या करूँगी, मैं फिर किसी और ईएनटी डॉक्टर के पास जाऊँगी, और मैं क्या कर सकती हूँ। तो ये मैंने आपको बताना था सुबह सुबह। अच्छा, शो में आज क्या है, लेट्स मूव ऑन टू दैट। हमारे शो में आज रमशा सिद्दीकी हैं जो कि डाइटिशियन है, और बड़ी अच्छी बात करेंगे अबाउट विमेन एंड देयर डाइट। लड़कियों से, टीन एज से शुरू होंगे हम। एज के साथ साथ औरतों के हार्मोन्स में, बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तो उन चेंजेस के साथ डाइट किस तरह चेंज होनी चाहिए, और अगर आप वो नहीं चेंज करेंगे तो आपको क्या मसाइल आएंगे, यह हमें रमशा बताएंगी। डॉक्टर वजाहत काजी, साइकाइट्रिस्ट, कमाल बातें कर रहे हैं। आज के शो में बात करेंगे अबाउट कनात पसंदी, यानी सेटिस्फैक्शन,
खुशी, बड़ी बड़ी चीज़ों में खुशी नहीं मिलती। क्यों? जो हम चाहते हैं, कभी कभी बड़ा प्लान करते हैं, सोचते हैं, और वो जो चीज़ हमें मिलती है, पता चलता है इससे तो मेरे को खुशी नहीं हुई। खुशी कहाँ चली गई भाई? हम इतने सब कुछ पा के भी हम खुश क्यों नहीं हैं? हम इस पे बात करेंगे। एंड आफ्टर दैट इंटरव्यू सेक्शन में सेलिब्रिटी तलत इकबाल साहब, और ये मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि वो मेरे शो पे आज आए हैं। कमाल एक्टर, वो एक्टर जिसने तहलका मचा दिया एक ज़माने में थिएटर में। थिएटर से अचानक जब डिस्कवर हुए, एकदम ऑफर आ गई ड्रामे की, रातों रात फिल्म, मतलब कहते हैं ना सारी सब कुछ इनके फेवर में था, और फिर ये सब कुछ छोड़ के चले गए अमेरिका। किस वजह से इन्होंने पाकिस्तान छोड़ा, क्या मजबूरी थी इनकी? वो शख्स जो अभी कहते हैं ना कि शोहरत की बुलंदियों को, दौलत की क्या अंबारों को छू सकता था, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, और सब कुछ छोड़ के अमेरिका, वाई? और ये कुछ 70s 80s में ये काम हुआ, क्यों सब कुछ छोड़ के चले गए? और अब वापस आए हैं तो भी क्यों? वहाँ टाइम कैसे गुजरा? तो ऐसी बहुत सारी हम इंटरेस्टिंग बातें तलत साहब से करेंगे। कम ज़र्फ में ये हमारे मामू भी बने हुए हैं ड्रामे में, व्हाट अ फाइन पर्सन। तो इनसे हम मिलेंगे अभी। रमशा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? रमशा, तुमने स्कूल में थोड़ा सा ENT के बारे में पढ़ा था, गले की? नॉट एग्जैक्टली। मुझे गला देख के नहीं बता सकती कि मेरे गले में क्या हो रहा है? गले में आपके क्या हो रहा है ये काम तो बताना डॉक्टर का है, लेकिन मैं ये ज़रूर बता सकती हूँ कि ख़राब गले को बेहतर करने के लिए क्या क्या न्यूट्रिएंट्स आपके लिए ज़रूरी है। ना कहना, मुझे, मैं भूल जाती हूँ। नो प्रॉब्लम। एंटीबायोटिक भी खा ली, क्या मसला? मेरे गले को देख के बताओ। आपके ENT स्पेशलिस्ट आएंगे तो वो बेहतर बताएंगे। भाई ढूंढे, भाई यहाँ 1 किलोमीटर के रेडियस पे ENT डॉक्टर को ढूंढे, तलाश किया जाए। तो रमशा, वेलकम टू द शो। थैंक यू। अच्छा रमशा, विद एज अब आप उसमें पूरा बताएंगी कि जी टीनेज से लेके 20s, 30s, 40s, 50s एंड ऑनवर्ड्स, फिर मेनोपॉज, मतलब प्यूबर्टी से कह सकते हैं मेनोपॉज। बच्चों की हम बात नहीं करेंगे, डाइट की। exactly. बच्चियाँ जब जवान हो जाते हैं और उसके बाद उनकी डाइटरी रिक्वायरमेंट्स मेनोपॉज तक कैसे चेंजेस होते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो प्यूबर्टल लड़कियां होती हैं, न्यू जो कि एडल्ट बनने की तरफ जा रही होती हैं, तो उनकी बॉडी में जो सबसे बड़ा चेंज होता है वो ये होता है कि उनकी बॉडी की डेवलपमेंटल रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, उनकी हाइट स्पर्ट उस एज में बहुत ज़्यादा होती है। लड़कों की जैसे हाइट 18 से ऊपर बढ़ रही होती है, लेकिन लड़कियों की इससे पहले स्टंट हो जाती है। सो उस वक्त उनका कैल्शियम इंटेक, आयरन इंटेक, इसके साथ साथ ओवरऑल एनर्जी इंटेक बहुत ज़्यादा क्रूशल होता है। अच्छा, इस एज में हमें वेट गेन, हेल्दी वेट गेन की तरफ जाना होता है, और हेल्दी फैट्स का इंटेक हमें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, बहुत सारे जो लड़कियां होती हैं वो फ़ैट को एक तरह से बहुत बुरा समझती हैं, लेकिन ये एक चीज़ मैं ज़रूर बताती चलूँ कि फ़ैट एटलीस्ट 25% फीमेल लड़कियों की बॉडी में होना ज़रूरी है। इसलिए उनको अपनी कैल्शियम सोर्सेज के साथ साथ हेल्दी फैट सोर्सेज पर भी जो है फोकस करना चाहिए, जैसे कि ऑलिव ऑयल विच इज़ अ गुड सोर्स ऑफ पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। इसके साथ साथ अगर हम डिफरेंट नट्स एंड सीड्स की बात करें, उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है फॉर मेंटेनिंग अ हेल्दी रिप्रोडक्टिव साइकिल। हाँ, टीनेजर बच्चियाँ नट्स खाती हैं, तुम देखो कितना उनको मुश्किल लगता है। चॉकलेट में हो तो ठीक है ना, या डिजर्ट में थोड़ा सा ऊपर हो, आइसक्रीम में ऊपर हो, फैट और शुगर के बगैर वो नट्स नहीं खाती हैं। देखो कर लो बात। एग्जैक्टली। सो ये एक ऐसा फूड ग्रुप होता है जो कि बहुत ज़्यादा टीनेजर्स में मिस हो रहा होता है। ट्रू। अच्छा, इसके बाद जो बात हो रिप्रोडक्टिव एज, जो वुमेन है, यानी कि अ बिट मोर एडल्टिस एज, जो कि आपकी अर्ली 20s एंड लेट 20s की तरफ जा रही होती है, व्हेन देयर आर हाई चांसेस ऑफ एक्सपेक्टिंग एंड फीमेल्स आर एक्टिव इन दैट फेज ऑफ लाइफ। तो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है वो है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड के हवाले से जो एक बात मैं ज़रूर बताऊं वो ये कि बहुत सारी फीमेल्स उसे जब वो कंसीव कर लेती हैं उस वक्त उनको ख्याल आता है कि उन्हें फॉलिक एसिड की कंजम्पशन करनी है, जबकि फॉलिक एसिड कंसेप्शन से पहले लेना ज़रूरी है। तो इफ़ यू आर इन दैट फेज ऑफ लाइफ व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग दैट यू माइट बी एबल टू कंसीव, आई वुड से कि आप अपने वाइटामिन्स के इंटेक पे बहुत ज़्यादा फोकस करें। सप्लीमेंट्स बेशक फॉलिक एसिड के यूज़ होते हैं, लेकिन जो डाइटरी सोर्सेज है फॉलिक एसिड की, लाइक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, उनका इस्तेमाल आप अपनी डाइट में ज़रूर रखें। इसके साथ साथ अच्छा इंटेक ऑफ फाइबर, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अगर आप इंटेक करेंगे तो दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू एज कम्पेयर टू टेकिंग मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स फ्रॉम स्टोर। सो दैट्स अ मच बेटर थिंग। और इसके अलावा जो सेकेंड चीज़ मैं बोलूँगी वो ये कि इंटेक ऑफ वाटर सबसे ज़्यादा जो है अंडर एस्टिमेट किया जाता है। पानी
ज़िंदगी को सस्टेन करने के लिए, लाइफ सस्टेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पानी का इस्तेमाल एडिकेट नहीं रखेंगे तो ना तो जो आपकी बॉडी में बनने वाले टॉक्सिन हैं वो निकल पाएंगे, जिसकी वजह से डिफरेंट आपको हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। सम वीमेन हैव यूरिन इश्यूज़, दे हैव यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस वगैरह, तो ये सब पानी की कमी की वजह से होता है। इसके अलावा आपने बहुत दफ़ा देखा होगा कि ख़वातीन जो है एक्ने के मसाइल के साथ आ रही होती है। तो इन सब की जो वजूहात है वो आपकी माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हैं, इसके साथ साथ लैक ऑफ प्रॉपर हाइड्रेशन। एटलीस्ट जो एडल्टहुड एज की फ़ीमेल्स हैं उनको कम से कम 2.5 लीटर पानी ज़रूर पीना चाहिए। वैसे पानी की जो मकदार है वो एज़ पर इंडिविजुअल, एज़ पर देयर वेट एंड एज वेरी करती है, बट अप्रॉक्स अगर मैं एक बताऊं तो दैट वुड बी 2.5 लीटर्स। तो हाइड्रेशन पर भी अपने आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अच्छा जी, नाज़िया कह रही है अगर आपने मुझे सलाम का जवाब नहीं दिया तो मेरा दिन अच्छा नहीं गुजरेगा। वालेकुम सलाम, आपने सलाम किया ना मुझे ठीक है। अच्छा, मुझे लोग इस वक्त, अच्छा मैं आपके मैसेजेस पढ़ रही हूँ। आउटस्टाइल विद नादिया इंस्टा मेरा अकाउंट है, उस पर आप मुझे मैसेज करेंगे, आप वहाँ से फट से करेंगे, यहाँ मैं ठक से पढ़ूँगी, है ना। तो जो भी आप पूछना चाहते हैं इनसे सवाल पूछ सकते हैं रिलेटेड टू योर डाइट, बच्चों की डाइट, अपनी डाइट, अम्मी की डाइट, नानी की डाइट, सब एज ग्रुप्स की डाइट के बारे में हम आज बात कर रहे हैं। और जिनको लगा कि शायद मेरा गला, ज़मीन सो स्वीट ऑफ यू कि आपको लग रहा है मेरा थायराइड का मसला जो है उसकी वजह से मेरा गला ख़राब हो रहा है, तो इट्स नॉट हाइपर थायराइड। आई नो हाइपर जब थायराइड होता है तो उसमें गले के मसाइल होते हैं, मेरा हाइपोथायराइड है, लाइक यानी विच मीन्स अंडर एक्टिव। अंडर एक्टिव में गला कभी नहीं ख़राब होता, मेरा ज़िंदगी में ऐसे ख़राब नहीं हुआ। बच्चों को टॉन्सिलाइटिस हुआ, मैं आपको क्लू दे रही हूँ, तीनों बच्चों को टॉन्सिलाइटिस हुआ, उसके बाद फिर मेरे अब गले का ये हाल है। उस दिन मैंने आड़ू खाया था तो मैं खांसी हूँ काफ़ी 5 मिनट। याद है रिजवान में कैसे खांसी थी जब आड़ू खा रही थी? सबने का पता नहीं गई है, एम्बुलेंस ऑलमोस्ट उन्होंने बुला ली थी, लेकिन बच गई, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन गला उसके बाद से मेरा ख़त्म हो गया, आई डोंट नो व्हाई। और मुझे अब थोड़ा सा गले में लगता है कुछ है, रेडनेस है या इन्फ्लेमेशन है। ENT को बुलाओ प्लीज़, कैन वी हैव ENT ऑन द शो। आप खुद ही आ जाओ यार, शो PTV आ जाओ कराची प्लीज़। PTV कराची में ENT स्पेशलिस्ट की सख्त ज़रूरत है 5-10 मिनट के लिए जी। I'd just like to give you one tip if you don't mind. Please, why would I mind? I would love you for I it. would say कि जैसे इस वक्त बहुत ज़्यादा कफ एंड फ्लू का सीज़न चल रहा है रेंज की वजह से, तो सबसे अच्छी चीज़ आप अपनी डाइट में विटामिन C को इंक्लूड कर सकते हैं। मेरा खट्टा से दिल खराब होता है, ये गला खराब होता है। I don't like खट्टा। You can take vitamin C supplement, but you can you know you should add it as per my professional advice, because आपकी जितनी भी इन्फ्लेमेशन है वो उसकी बेटरमेंट के लिए जो है विटामिन C जो है काम करेगा। डॉक्टर बिल्किस से बात की जाए कि क्या खाऊं, कौन सा कहवा पीऊं। आज याद आ रही है, आज कोई भी नहीं यार मेरे शो में ऐसा जो मेरे दर्द में मुझे आराम दे सके जी। ओके, तो फिर नेक्स्ट हम एज ग्रुप की तरफ। अच्छा, वेट गेन भी आता है बच्चों में बहुत, वो हाईएस्ट किस एज में है जिसमें आपका जो है वेट गेन अनकंट्रोलेबल शुरू हो जाता है? मुझे याद है पहले बच्चों को कहाँ वेट हो, हमारे स्कूल में कोई मुश्किल से कोई एक आध लड़की ओवर वेट होगी। और वो भी ये मुझे याद है, जुनैरा थी मेरी क्लास में, स्कूल में मुझसे क्लास सीनियर थी, समर वेकेशन के बाद आई कुप्पा बनी हुई। मैं क्या हुआ, मैं डबल रोटी खाती थी नादिया बहुत, मैं 2 स्लाइस सुबह, 2 स्लाइस दोपहर, 2 स्लाइस शाम। मैं कहा डबल रोटी तो कौन इतनी खाता है, ऊपर से डबल रोटी से इतने। आप यकीन करें, मैं क्लास उस वक्त थी 6th में 7th में, मेरे ऊपर जो डबल रोटी का तारी हुआ है ना खौफ, आप पूछ लें कभी मैंने डबल रोटी खाई हो। घर में मेरे तौबा में करीब नहीं जाती। और कहते हैं ना हमारे डबल रोटी को क्या कहते हैं बताएं? डबल रोटी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताएं, कैमरामैन बताएं। हमारे डबल रोटी को कहते हैं स्लाइस। हाँ, you're right, उसकी सर्विंग साइज से उसको जो है तशबीह है। वो मैं पूछूंगी ना अपनी वो बेटे की नानी से, मैंने नाश्ता किया, क्या खाया? बाजी 2 स्लाइस खाए। बाजी यार मैंने 4 स्लाइस खाए। स्लाइस क्या होता है? पता चला डबल रोटी को, ब्रेड को यहाँ स्लाइस कहा जाता है। सो क्यूट। अच्छा तुम बताओ। हाँ, तो ये जो है कुछ मेन कंसिडरेशन जो है हमारी यू नो एडल्टहुड एज की थी, कि रिप्रोडक्टिव एज की जो फीमेल्स होते हैं उनके लिए। अच्छा, इसके अलावा आयरन डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा फीमेल्स में प्रेवलेंट होती है। इसकी एक वजह ये भी है कि बहुत सारी ख़वातीन जो है डाइट में इस तरह के फाइटोटॉक्सिन्स वगैरह का इस्तेमाल करती हैं। तुम याद कर रही हो? बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। याद कर रही हूँ, नोट्स बनाए थे कल। I still remember your है ना compliment about my drowsy eyes and नशीली आंखें। नशीली आंखें तो, लेकिन आज तो मुझे लग रहा है जैसे वो याद भी करी हो ना। क्या था वो सफ़ा नंबर 2 पे पैराग्राफ नंबर 3 और ओके हाँ, तो लग रहा है तुम याद करके भी बता रही हो माशाल्लाह। That's on our fingertips।
लेकिन फील वो आ रही है तैयारी वाली ना, कल रात को बैठ के पढ़ाई की और भूल जाती है यार, बहुत सारी बातें रिवाइज करनी होती है। नहीं, वी डू कीप रिवाइजिंग दैट। बिल्कुल, यस। और आप मेरी आवाज पे बिल्कुल ना जाएं, आपको जो फील आ रही है वो सही है जी। यस। Please. सो आयरन जो है बहुत ज़्यादा लॉसेस फीमेल्स में होते हैं, स्पेशली ड्यू टू यू नो देयर रिप्रोडक्टिव साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल एज वेल। तो आयरन की इंटेक के लिए एटलीस्ट रेड मीट मॉडरेट अमाउंट में ज़रूर इंटेक करना चाहिए। इसके साथ साथ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स विद एडिशन ऑफ विटामिन सी, ये आपका आयरन स्टेटस बूस्ट करने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट, एक इम्पॉर्टेंट विटामिन डी, जिसकी सप्लीमेंटेशन आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसकी डाइटरी सोर्सेज काफ़ी कम है, बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, जिसमें आपके पास एग योक आ जाता है। ऐसी मुर्गियाँ जिनको फोर्टिफाइड फीड्स दी जाती हैं, उनके एग योक में जो है विटामिन डी मौजूद होता है। इसके अलावा फैटी फिशेस, इनका इंटेक अगर आप अपनी डाइट में एटलीस्ट वीकली वंस या मंथली ट्वाइस ज़रूर रखें, तो आपके विटामिन डी लेवल्स विल बी बेटर। बिकॉज ख़वातीन का धूप में ज़्यादा जाना नहीं होता, इस वजह से उनके विटामिन डी लेवल्स बहुत कम होते हैं और उनकी हड्डियाँ कमज़ोर, हड्डियों में दर्द बहुत ज़्यादा, फ्रैक्चर्स तो खैर ओल्ड एज के ज़्यादा इश्यूज होते हैं, क्योंकि जब आप इस एज में ज़्यादा कंजप्शन नहीं करते हैं विटामिन डी और कैल्शियम का, तो यू आर मोर प्रोन टू अ वीकर न्यूट्रिशन स्टेटस इन एन ओल्डर एज। सो दीज आर स्पेसिफिक थिंग्स जो स्पेशली इस एज में, प्री एडोलेसेंस से लेके रिप्रोडक्टिव एज में फीमेल्स को ज़रूर कंसिडरेट करनी चाहिए कि कैल्शियम, आयरन एंड विटामिन डी। व्हाट अबाउट पोटेशियम? Potassium is more, I would say, favorable in the conditions of blood pressure. जिन ख़वातीन को ब्लड प्रेशर का मसला होता है, अगर वो पोटेशियम रिच फूड्स का इस्तेमाल करें तो देयर ब्लड प्रेशर वुड बी मच मोर कंट्रोल। हमारी एक दोस्त थी जो कहती थी कि जी लेडीज़ को ज़रूर पोटेशियम, जो कि सबसे ज़्यादा रिच बनानाज में है, ज़रूर खाने चाहिए। अच्छा, ये जो एक मुझे आप क्लियर कर दें, वो केले जो है मोटापा करते हैं या नहीं करते? ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं है। देखिए, मोटापे का ताल्लुक आपके ओवरऑल कैलोरिक इंटेक से है। अब अगर आप दिन में 2 बनानास भी खाते हैं, 2 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स आर अलाउड, राइट, नॉर्मली भी। सो इफ़ यू ईट दैट, इवन इफ़ यू आर डायबिटिक, इट वॉन्ट कॉज यू मच। हाँ, डायबिटीज़ के केस में थोड़ा आपको बनाना पे कंट्रोल करना पड़ता है, लेकिन देन अगेन दीज आर नॉट ओबीसोजेंस, आप इससे हरगिज़ मोटे नहीं होंगे। ओवरऑल अगर आप अपनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा खाएंगे, वो चाहे आप कुछ भी खाएं, तो आपने मोटा होना है। और ये कि पाकिस्तान में इतने अच्छे बनानास मिलते हैं, बट पके हुए ज़्यादा ना आपने ले, थोड़े से जो कच्चे पक्के होते हैं ना, हल्के से ज़्यादा, जितना वो पकेगा उसमें इतना स्टार्च, उतना शुगर ज़्यादा होएगा। बट ये कि वैसे इवन मील रिप्लेसमेंट आप डाइट पे और आपने खाना नहीं खाना, 2 केले और 1 गिलास दूध, आ हा हा, इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी कैलोरिक डेंस। इनफैक्ट अगर आप उसमें 1 टेबलस्पून बेसिल सीड, तुकमलंगा जिसे कहते हैं, वो भी ऐड करेंगे तो इट वुड बूस्ट योर फाइबर कंटेंट इवन, एंड आपको बहुत अच्छी न्यूट्रिशनल वैल्यू अपने उस स्मूदी से मिल जाएगी, जो आप मिल्क और बनाना को जो है कंज्यूम करते हुए जो है बनाएंगे अपने लिए। अच्छा, ये 38 की एज में अगर बाल भी गिर रहे हैं, तो कौन से विटामिन्स या खाने में चेंजेस किए जाएं कि बाल गिरना कम हो जाए? 38 में क्यों बाल गिरेंगे? देखिए, बाल गिरने की बहुत सारी वजूहात होती हैं, जैसे कि अगर आपकी कोई हार्मोनल इम्बैलेंसेस है, लाइक लेट्स से पीसीओएस इज वन ऑफ द कॉमन रीजन, जिसकी वजह से आपकी जो फ्रंटल मेल जो आपकी पैटर्न की बॉल्डनेस होती है, आगे से जो बोलते हैं ना, आगे लोगों की हेयर लाइन रिसीड हो रही होती है, ख़वातीन की बहुत ज़्यादा बॉल्डनेस होती है, वो होती है। तो इन हार्मोन इनसफिशिएंसीज, हार्मोन इम्बैलेंसेस की वजह से भी हेयर लॉस होता है। ओवरऑल अगर आप अपनी डाइट को माइक्रो न्यूट्रिएंट के कंटेंट से डेफिशिएंट करेंगे, तो वो ज़रूर आपका हेयर फॉल में जो है कंट्रीब्यूट कर रहा था। सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम और जिंक की डेफिशिएंसीज में जो है रोल प्ले कर रही होती है। पता है रमशा, अगर हमारा रिश्ता कुछ और होता, जैसे तुम मेरी टीचर और मैं तुम्हारी स्टूडेंट होती, बहुत अच्छा लगता, मेरे बड़े नंबर आते हैं। और अगर एक और रिश्ता होता कि तुम मेरी स्टूडेंट होती और मैं तुम्हारी टीचर होती, तो तुम मेरी फेवरेट होती। दैट इज सच अ कॉम्प्लीमेंट, है ना? दोनों सूरतों में तारीफ ही कर रही हूँ मैं तुम्हारी। माशाल्लाह, इतना अच्छा बोलती है। क्लास में अपनी टीचर की फेवरेट थी ना? यस, स्कूल लाइफ, यस, है ना? मुझे नहीं होती लड़की सारा सबक याद करती है, क्लास में जब भी सवाल दो उसका हाथ खड़ा होता है। मैं बताऊं, तुम वो वाली थी। या आई वुड से आई वाज अ फ्रंट सीटर। कभी तंग नहीं करना टीचर से, वो कभी सवाल नहीं करती होगी जिसका जवाब उसको ना आता हो। मैं वो वाला बच्ची नहीं, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा करती थी। अच्छा, मैं वो बदतमीज बच्ची थी जो हमेशा वो सवाल करती थी जिसका टीचर मुझे कहती थी कॉलेज में, कल बताती हूँ। मैंने एक बार सवाल किया बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं डॉक्टर वजहा जो सब फोन पे लगे, पता नहीं किसके साथ टेक्सटिंग कर रहे हैं, बेगम से कहें आई एम बिजी, आई एम इन लाइव शो ऑलरेडी, सवाल का जवाब दें। मैंने एक बार अपनी टीचर से पूछा और उसने मुझे क्लास के बाहर रखा तकरीबन 1 हफ्ता। जी हाँ, 1 वीक। सवाल
सवाल डॉक्टर वजाहत मेरा आपसे है और आपसे है और आपसे और मेरी टीचर से जिसने आज तक जवाब नहीं दिया कि जब हम कोई मेडिसिन खाते हैं, ठीक है ना, कभी उंगली के दर्द के लिए, हाथ के दर्द के लिए, सर के दर्द के लिए, पैर की चोट के लिए, तो गोली को कैसे पता चलता है कि मैंने इस वाले पार्ट पे काम करना है? गोली को कैसे पता चलता है कि मैंने पैर का दर्द खत्म करना है? गोली तो गोली होती है, उसको कैसे पता चलता है मैंने मेरे यहाँ एक्नी हुई है तो उस पर काम करना है? या गोली को कैसे पता चलता है मेरी यहाँ घुटना है, क्या कहते हैं इसको, कोनी में दर्द है या घुटने में दर्द है? गोली कैसे उसको पता चलता है मुझे किस पार्ट पे काम करना है? बताएं मिस सकीना, आज तक नहीं बताया आपने। मैं भी इंतजार कर रही हूँ मिस सकीना, बताइए। मैंने ये ऐसे में पूछा था उनसे सवाल, नहीं पता चला। नो वंडर उन्होंने डॉक्टर वजाहत से पूछूंगी। मैंने अपने साइकोलॉजी टीचर से भी बहुत सारे सवाल किए हैं, वो भी आज तक नहीं जवाब आए। साइकोलॉजी। और मुझे उन्होंने बहुत तंग उदासी थी, कहती थी नादिया बिहेव योरसेल्फ, डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट। मैंने कहा मैं कॉलेज जाती स्मार्ट होने के लिए हूँ, तो आप कह रही हैं स्मार्ट ना हो? तो ये भी मसला था। और दूसरा है कि मैं साइकोलॉजी वजाहत पढ़ी थी इंग्लिश में, टीचर पढ़ा रही थी उर्दू में। नई ऑप्शन थी, सीबी कॉलेज में थी साइकोलॉजी में। उन्होंने कहा उर्दू में ही होगी। उन्होंने उससे मुझसे कहती उर्दू में सवाल करो। मैंने कहा उर्दू में किताब में नहीं लिखा। तो कहती मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं तुम्हें कैसे जवाब दूँ? कल बात करेंगे, डोंट बी स्मार्ट विद मी। बस ना पूछें। सेल्फ स्टडी की। मुझे बड़े अच्छे टीचर जिंदगी में मिले, अली अजमत जैसे, जिन्होंने ड्रामे के दौरान मुझे जो एक्टर्स वैक्टर्स वो यार हेल्प करते थे। हाँ तुम्हें हेल्प करें, माशाल्लाह अली अजमत ने मुझे बड़ा अच्छा सिविक्स पढ़ाई थी। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आप भी बहुत माशाल्लाह काबिल स्टूडेंट रही होंगी, जैसे हमें आज पता चला। बात कंप्लीट होगी या कुछ रह गया? नहीं, आई हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड दिस पार्ट। मैंने आपको बोलने भी तो दिया ना। मैं आज कहाँ बोली? मुझसे बोला जा कहाँ रहा है? 4 सुइयाँ मेरे ना, एक इधर है, एक इधर है, 2 इधर है, 4 सुइयाँ मेरे गले में। मैं तो बात ही नहीं करूँगी आज शो पे, आई प्रॉमिस। ब्रेक ले ले, मैं बात करूँगी। धन्यवाद। जी, अच्छे बच्चों की तरह मैं अब ग्रीन टी पीऊंगी, नो कॉफ़ी नो चाय, क्योंकि गला है गड़बड़। वेलकम बैक टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ नादिया खान। कह रहे होंगे कैसी बातें कर रही हैं, आप नाम बता रही हैं, वो कब से सालों से देख रहे हैं। हाँ ये तो है, तो फिर भी मैंने कहा चलो इन केस कभी होता है। हाँ कभी कभी हो जाता है, जिस तरह कभी कभी मुझे नादिया हुसैन कह देते हैं, नादिया हुसैन को आप नादिया खान कह देते हैं, हो जाती है ऐसी ऐसी गड़बड़ें। तो अभी हम बात करेंगे डॉक्टर वजाहत से, साइकाइट्रिस्ट, लगते नहीं लेकिन ईमान से साइकाइट्रिस्ट हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात करते हैं, बहुत काबिल हैं। आप वैसे बदगुमान ना होइएगा, अच्छे आदमी हैं, अच्छे इंसान हैं, इज अ गुड फ्रेंड एंड अ गुड डॉक्टर। कैसे हो भाई? पहले तो मुझे ये बताएं कि आप ये मेरी तारीफ कर रही हैं। मैं बहुत तारीफ कर रही हूँ, तुम्हें लगा नहीं? थैंक यू सो मच। तुम्हें क्या लगा? नहीं बड़े अच्छी तरीके से की है, मज़ा आ गया। है ना? हाँ कि वाकई जब कोई तालीम की तारीफ करता है ना तो सबसे ज़्यादा तारीफ वही अच्छी लगती है। नहीं पर ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ, आपके पेशेंट्स जब आपसे मिलते हैं ना, आधे तो उसी वक्त ठीक हो जाते हैं, कंफर्टेबल हो जाते हैं, कि लगता नहीं कि किसी डॉक्टर को दिखा रहे हैं, बिकॉज साइकाइट्रिस्ट के साथ एक बड़ा स्टिग्मा अटैच है। साइकाइट्रिस्ट को दिखा रहे हो है, ये तो कोई दिमागी मरीज है, तुम्हें कोई दिमागी मसला जो तुम साइकाइट्रिस्ट के पास जाओ। बट आफ्टर मीटिंग यू, ये मैं सीरियसली बात कर रही हूँ, आपसे जब लोग मिलते हैं तो वो उनका एक खत्म हो जाता है कि नहीं यार हम तो एक दोस्त से मिल रहे हैं। पता है ये ट्रेनिंग का हिस्सा है हमारी, कि 2 किस्म की ट्रेनिंग होती है। एक होती है कहते हैं इसको हॉलिस्टिक अप्रोच, जिसके अंदर डॉक्टर ने पेशेंट से पहले कहीं ना कहीं अपने ऊपर बहुत काम करना पड़ता है, अपनी फिटनेस, अपना मेंटल लेवल, अपनी सेहत, अपनी रूटीन। जब वो डॉक्टर बहुत ज़्यादा बेहतर लेवल पे आ जाता है तो फिर वो मरीज़ के साथ जो बात करता है, जो उसकी कनेक्शन बनते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। वरना डॉक्टर्स क्या करते हैं, साइकियाट्रिस्ट भी बहुत सारे ऐसे हैं कि वो इतने पत्थर के बन के बैठ जाते हैं पेशेंट के सामने और इतना ज़्यादा कड़क तरीके से बात कर रहे होते हैं, मरीज़ अपने आप को वैसे भी बहुत नेगेटिव समझने लगता है। तो आई थिंक डॉक्टर्स को फ्रेंडली होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि मरीज़ को उसकी हर लेवल पे जाके अंडरस्टैंड कर सके। तो ये है जनाब। सही। अच्छा अभी हम आज जो बात कर रहे हैं डॉक्टर वजाहत, एक तो हम सबसे ज़रूरी बात कर रहे हैं कि मेरा गला कैसे ठीक होगा और मेरे गले के साथ मसला क्या है। एक तो ये आज टॉपिक है, अच्छा, जिसमें आप लोग मुझे बताएं, क्योंकि मैं डॉक्टर वजाहत को भी, मुझे और कोई डॉक्टर नहीं मिल रहे थे, मैंने कहा साइकाइट्रिस्ट पे गला दिखा दो, शायद तो मुझे गला हाँ फीस भी लूंगा आज तो मैं आपसे, है ना? और क्या। फीस होगी इसकी। हाँ हाँ क्या फ़ायदा फिर आपको लेकिन ये कि
फिर भी कुछ समझ नहीं आ रही, अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं आई। आपके पास मशीन्स नहीं है? हाँ नहीं, आई थिंक अगर जो हिस्ट्री बताई है ना, जो अभी घर से हो रहा है, तो मे बी ये टॉन्सिलाइटिस की तरफ अब जा रही हूँ। अब जा रही हूँ? हाँ मतलब वहाँ ये से swell आई? हो जाएगा, फिर नहीं स्वेलिंग होगी, उसके बाद हो सकता है अगर इलाज ना किया तो पस भी आ सकता है, और फिर बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, ठीक है, निगलने में बहुत तकलीफ होती हो है। रहा है? हो रहा है तो फिर से आज से शाबाश एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दो। मैंने खत्म भी कर दी स्टार्ट करके। कितने दिन? 5 दिन खाई थी या 4 दिन। अच्छा। हाँ, तो उसके बावजूद अभी तक हो रहा है। ये मैं हैरान हूँ। और मैंने कहा खत्म हो जाएगा, बट इट्स गेटिंग वर्स और मेरी आवाज अफेक्ट हो रही है। तो आप भी अगर मेरा शो देख रहे हैं ईएनटी डॉक्टर, प्लीज आप मुझसे रब्ता हाँ करें। प्लीज इनकी हेल्प करें, क्योंकि नादिया खान का मसला ये है, इन्होंने शो भी करना है, दैट्स व्हाई हमें अच्छी अच्छी बातें भी बतानी है, बोलना भी है। अब अगर उसमें इनका गला बैठा हुआ हो तो फिर हमें अच्छी बातें कौन बताएगा? तो पढ़ना आ रहा होगा पीटीवी मॉर्निंग एट होम पे, देखिए मतलब फीमेल होस्ट जिसकी आवाज मेल की तरह। अच्छी बात नहीं है ना, नॉट नाइस। और मैं डॉक्टर्स को दिखाने से ना मैं बहुत घबराती हूँ, मैं चोर हूँ इस मामले में कि दांत में दर्द है, बर्दाश्त कर लो काफी अरसा, जब तक एंड ना हो जाए। और मुझे लग रहा है कि आप एंड हो गई है। एनीवेज डॉक्टर वजाहत, हम जो बात कर रहे हैं आज के शो में, वेरी इंपॉर्टेंट, कितना जरूरी है लाइफ में खुश होना, और खुशी किन चीज़ों से मिलती है जो अपेरेंटली लगती है कि जी बड़ी गाड़ी हो, अपना घर हो, अच्छा किराए का घर में मूव हो जाए, अच्छा मेरे मियाँ मुझसे प्यार करते हो, मेरे बच्चे अच्छे पढ़े हो, कभी कभी वो सारी चीज़ें होती हैं, बट यू आर नॉट हैप्पी। बहुत सारे आदमी कहते हैं कि मैं अपनी वाइफ को कोई गिफ्ट ला के देता हूँ, खुशी नहीं होती। बहुत सारी औरतें कहती हैं मैं अपने मियाँ को गिफ्ट ला के देती हूँ, कुछ उनके लिए खाना बनाती हूँ, ये करती हूँ, ही इज़ नॉट हैप्पी। क्या है? देखो, खुशी हासिल करने का हर आदमी का अपना अपना पैरामीटर है, ठीक है ना। किसी का पैरामीटर ऐसा है कि बहुत छोटी मामूली चीज़ों के अंदर वो खुश रहता है और वो ज़िंदगी भर उनको देख के इंजॉय कर रहा होता है। ऑन द अदर हैंड ऐसे भी लोग हैं कि वो जब तक चीज़ को हासिल करना चाहते हैं, जब तक उनसे दूर होती है, वो हासिल करने की चाहत में होते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, अब जब चीज़ उनके हाथ में आ जाती है तो उनकी वो कदर नहीं करते और उसके साथ वो खुशी या लुत्फानंदोज़ नहीं हो सकते। प्रॉब्लम ये है कि ये आपके अपने अंदर का मौसम है, आपके अंदर का वेदर है। अगर आप उसको शुरू से ही आबाद रखेंगे तो आपको फिर हर चीज़ में बहुत अच्छी चीज़ें नज़र आएंगी, खुशियाँ नज़र आएंगी। लेकिन अगर आपका अंदर का मौसम डार्क है, डिप्रेस्ड है, सैड है, दूसरों से पंगे लेने वाला है, जेलसी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर आपके अंदर पाई जाती हैं तो आप मान लें कि आप जितनी भी अच्छी ज़िंदगी गुजार लें, जो भी आपके हाथ में हो, आप कभी भी अपनी चीज़ों को देख के खुश नहीं होंगे, बल्कि दूसरों को चीज़ों को देख के या तो क्या कहते हैं उसको, हिरस करेंगे, या आपकी ख्वाहिशें रहेंगी कि ये चीज़ ही मेरे पास आ जाए, ये चीज़ ही मेरे पास आ जाए। छोटी गाड़ी में भी कहते हैं इसको, हौका भी कहते हैं, राइट? मौका भी कहते हैं, हर चीज़ का बस हौका, ये भी वो भी, ये भी एक चीज़ आई, दूसरी चीज़ अब मुझे ये चाहिए, बिल्कुल अब ये चाहिए। ये देखो ना, ये एक इंसान की बेसिक जो है ना वो इंस्टिंक्ट है इंसान के अंदर, ये होनी चाहिए कि मैं आज ये चीज़ ले लूँ तो उसके बाद मैं अगली नई चीज़ की तरफ जाना चाहिए। तरक्की तो इसी को ही कहते हैं। लेकिन खूबसूरती ये है कि जो चीज़ आज आपके पास है, कम से कम उसको कुछ अरसा तो एंजॉय कर लो, 1 साल 2 साल 3 साल। मैं चीज़ों की बात कर रहा हूँ, पता चला बेगमा चेंज करना शुरू कर दें लोग। मैं चीज़ों की बात कर रहा हूँ। मैं फिर दोबारा बोलूँगा कि जो चीज़ आप इतनी जद्दोजहद हासिल करने के बाद लेते हैं, आप उसको 2 मिनट में साइड में रख के भूल जाते हैं और फिर आप नई चीज़ की तरफ निकल जाते हैं। और फिर वो एवरी टाइम यू लुक बिजी, क्यों तरक्की करनी है, ये हासिल करना है, यहाँ फ्लैट बुक कराना है, फिर पेंट हाउस लेना है, फिर बंगला लेना है। ज़िंदगी गुजर जाती है, खुशियाँ मिलती नहीं है। तो छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करने का जो मज़ा है ना, जैसे कि चाय पी के बंदा एक बंद एंजॉय करा है, क्या चाय है, ये एक एरा होता है छोटा सा, लोग इसको एंजॉय करना भूल गए। और जब एंजॉय करने का टाइम आता है तो मोबाइल खोल लेते हैं। होता है थोड़ी देर के लिए ट्रांस में जाना, एक सुकून में जाना, बैठना, मसाज करा रहे हैं लोग सलोन के अंदर, मैंने देखा हेड मसाज हो रहा है, मोबाइल देखे जा रहे हैं। मैंने बोला परसों मैं बैठा हुआ था सलोन पे, तो बंदा मसाज करा रहा हो, यूँ बैठा डटा, मजा भी आ रहा होगा, लेकिन मोबाइल में यूँ घुसा हुआ, हाँ मैं ये कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा, यूँ करूँगा, हाँ मैं वहाँ चले जाना। तो मैंने उसको बोल दिया, मैंने बोला जब तुम एक चीज़ रिलैक्सेशन ले रहे हो तो कम से कम इस मोबाइल को तो थोड़ी देर के लिए दूर रखो। और अच्छा बंदा था, 5 मिनट के बाद कहता है मजा आ गया वैसे मोबाइल दूर रख के। सो इट्स वेरी वेरी हार्ड टू फाइंड आउट फ्रॉम योर बॉडी कि आपने खुशियाँ लेनी कैसे। बिल्कुल। और बहुत दफ़ा होता है कि कोई चीज़ जिसकी आपको चाह वो आपको मिल जाए, उससे जुड़ी भी कोई एक चीज़ ना पसंद आए कि यार ये तो कर लिया लेकिन ये मसला है इसमें, अब वो पूरी खुशी जो है ना रह गई। हालांकि आप उस एक फैक्टर को, उस एक चीज़ को ब्लॉक कर सकते हैं कि वो आपको डिस्टर्ब ना करे और उसकी अच्छाई को एंजॉय करें। मैंने बहुत असल में दूर की बात कर दी, मेरा असल में एक और मसला चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, मैं मरियम बात कर रही हूँ डीजे खान से। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल सही हूँ। मरियम तुम बताओ कैसी हो? गुड मॉर्निंग। सॉरी मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैंने डॉक्टर वजाहत साहब से एक क्वेश्चन पूछना है। जी जी आप बताइए।
डॉक्टर साहब मेरे हस्बैंड पेशेंट हैं बायोपोलर के। डॉक्टर ताहिर फिरोज आते हैं मुल्तान से, वो उन्हें हर मंथ जो है ना मेडिसिन दे के जाते हैं। मेडिसिन हैं कि वो बढ़ती जा रही हैं, बजाय इसके कि वो एमडीज भी ज़्यादा होते जाती हैं। 6 टैबलेट्स हैं तो 8 हो गई। इस तरह मैंने एक दफ़ा उनसे कह दिया कि आप जो है ना इनकी काउंसलिंग के ज़रिए या मिनिमम करें, थोड़ी सी कर दें। मैं लाहौर, कराची, इस्लामाबाद तक नहीं आ सकती, तो आप काइंडली आप इनको काम करें। और भी जिस्मानी मसाइल हो रहे हैं इन मेडिसिन के खाने से, तो वो नाराज हो गए। फिर वो हस्बैंड मेरे मुझे साथ नहीं लेके जाते। इन शॉर्ट मैं आपसे 2 बातें पूछना चाहती हूँ। आया कि इसमें ऐसा है कि वक्त के साथ साथ मेडिसिन बढ़ती जाएंगी, या कोई ऐसा रेमेडी या इसकी वो है, क्योर है इसका, या वो शुगर की तरह से, बीपी की तरह से ये इन द लॉन्ग रन लाइफ लॉन्ग जो है इन्हें मेडिसिन लेनी पड़ेगी? ये ठीक है। बात पूछनी। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर किसी को बाइपोलर होता है तो वो एक दायमी बीमारी है कि कभी ना ख़त्म होने वाली बीमारी की शक्ल होती है। लेकिन अच्छा डॉक्टर और पेशेंट अगर कोऑपरेटिव हो, फैमिली कोऑपरेटिव हो, तो ये हमेशा मेडिसिन लेने का ग्राफ कम होता है। पहले 4 से स्टार्ट होता है, डिपेंड करता है कि वो कंडीशन क्या आई हो, मेनिया में आया हो, हाइपोमेनिया में आया हो, या डिप्रेस कंडीशन में आपके पास आया हो। तो मेडिसिन स्टार्ट तो शुरू में हो सकता है ज़्यादा हो, लेकिन मैं आपको शर्त लगा के बोलूँ कि 6 महीने के बाद मेडिसिन बहुत कम हो जाती हैं। अब यहाँ पे स्मार्टनेस आती है पेशेंट की कि वो अपने मूड को और अपने इस फ्लक्चुएशन को कैसे काबू करता है, एक्सरसाइज करता है, काम करता है, रिलेशनशिप कैसे हैं, फैमिली का भी कंट्रीब्यूशन होता है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्टर का होता है कि डॉक्टर अपने मरीज को कम दवाइयों पे कैसे रख रहा है। अगर वो दवाइयों को कम नहीं कर पा रहा, दवाइयाँ बढ़ रही हैं, तो उसका मतलब ये है कि हो सकता है कि शुरू की मेडिसिन ठीक तरीके से ना दी गई हों। शुरू के 2-3 महीने में मुश्किल होती है डॉक्टर्स को भी कि मेडिसिन को सेटल करना, क्योंकि हर पेशेंट की जो एक एफिकेसी है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो मैं कर सकता हूँ, ट्राई भी करूंगा। आप बाद में भी कॉल कर लिएगा और उनको बोलें कि वॉक रेगुलर किया करें और किसी नशे के करीब ना जाएं, क्योंकि डायबिटीज में जिस तरह शुगर है, इसी तरह बाइपोलर के अंदर नशे हैं। अगर केमिकल्स लेंगे तो मूड सारा का सारा बर्बाद हो जाता है और दवाई का असर भी बहुत कम होने लगता है। और वो प्लीज मैं कहना चाहूंगी, जवान लोग जो आजकल नशा कभी करते हैं और कहते हैं क्योंकि कनाडा में लीगल है, फला मुल्क में लीगल है। अरे उधर लीगल है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो अच्छा है आपकी हेल्थ के लिए। प्लीज बताएं, इतना यंगस्टर्स में छोटा नशा कहते हैं उसको, वो बढ़ गया है। और कहते हैं कि जी वो तो कहते हैं कि पेन के लिए, डिप्रेशन के लिए ये लें तो बहुत अच्छी चीज है। ये क्या है? मेरी मतलब जानने वाले लोग ऐसे कह रहे हैं, मैं हैरान हो जाती हूँ। मैंने कहा पढ़ी लिखी लड़कियां क्या, लड़के क्या बात कर रहे हैं? क्या ऐसी बात है? ना ना, कुछ भी नहीं है। ऐसे तो अल्कोहल भी लीगल है, वो भी पीते सारे। वो दूसरे मुल्कों में, हमारे मुल्क में तो नहीं है ना। आप इधर रह रहे हैं, पाकिस्तानी है, मुसलमान है, ख्याल करें इस बात का। हर कंट्री के अपने डायनामिक्स होते हैं, वो वहाँ के लिहाज से चलते हैं। दूसरी बात ये कि लीगल तो बहुत सारी चीजें जो सही सेहत के लिए नहीं होती, लेकिन हम बेवकूफ़ नहीं है कि हम हर चीज़ अपने गले में डाल लें। और अगर आप जिस चीज़ की आप बात कर रही हैं, जिस नशे की बात कर रही हैं, अगर आप वो 3-4 महीने ज़रा लेके तो देखें आपका बॉडी का, ब्रेन का बेड़ा गर्क होना शुरू हो जाता है। आपकी सारी केमिस्ट्री चेंज हो जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट, आपके अंदर डिप्रेशन आने लगता है। और आपके अंदर से जो अभी हम आज इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, खुशी, वो नेचुरल खुशी नहीं होती। फिर हमेशा आप केमिकल वाली खुशी को लेते हैं। आपने 2 मिनट के लिए चीज़ ली, आप स्यूडो हैप्पी हो गए थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद दोबारा विड्रॉल में चले गए। इससे तो अच्छा ये कि आप एक्सरसाइज करें, थोड़ा वॉक करें। उसके अंदर भी नशावर चीज़ें, एंडोर्फिन्स हैं, सेरोटोनिन है, डोपामीन है, ये केमिकल्स ही अपनी वैल्यूज है। बल्कि मुझे इतनी हंसी आई कि उनका कहना है कुछ दोस्तों का कि जी ये तो डिप्रेशन के लिए डॉक्टर्स आजकल दे रहे हैं बाहर के मुल्कों में। अच्छा, एक खातून से मैं मिली जो कि शदीद डिप्रेस थी, मेरी दोस्त जो होती नहीं है। मैंने कहा क्या हुआ? बैठ गई ना, मैं भी आप डॉक्टर वजाहत बन गई। मैंने कहा बताओ क्या मसला है? सास का मसला क्या है तुम्हें बताओ? सास का, मेरी सास बहुत अच्छी है। अच्छा, घर में क्या चल रहा है तुम्हारे मैके में? कुछ भी नहीं, सब ठीक है। मैंने कहा अच्छा, मियाँ का कोई मसला चल रहा है, तुम्हें शक है उस पर? नहीं नहीं, मेरा मियाँ तो बहुत ही स्वीट है। अच्छा, मैंने कहा फाइनेंशियल मसला है? कहती नहीं, अल्लाह का शुक्र। मैं कहा मसला क्या है? तुम डिप्रेस किस लिए हो? कहती पता नहीं। सही। मैंने कहा तुम ठीक थी महीना पहले, तुम्हें अभी क्या हुआ जो तुम इतनी डिप्रेस हो रही हो कि तुम्हारा दिल करता है सर में दीवार से मारूं? बातों बातों में पता चला कि वो यही देखिए छोटा नशा कर रही हैं। और मुझे, और यही कि किसी दोस्त ने लगा दिया मुझे। मैंने कहा ये तुम इस वजह, ये डिप्रेशन का इलाज है, ये तो डिप्रेशन कर रहा है तुम्हें, ये तुम क्या कर रही हो? हाँ जी, अगर पढ़े लिखे लोगों को समझाना कितना मुश्किल। ये हमारा जो मुल्क है ना, ये बड़ा बॉलीवुड टाइप का हुआ है, जिन्होंने गमों में देख देख के नशे सीखे फिल्मों में।
बेसिकली मैं आपको बताऊं, अगर आप ऑलरेडी थोड़े सैड हो और अगर आप ऑलरेडी नेगेटिव साइड पे हो, आपकी ज़िंदगी में अच्छा ना हो रहा हो और आप उस पर नशा कर लें, खुदा की कसम आपका और बेड़ा गर्क हो जाता है। आप खुशी वाले बत्ती को नहीं छू सकते, आप और नीचे चले जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर का जो सिस्टम है वो उसको प्रोवोक करता है। हम लोग क्या समझते हैं कि वक्ती तौर पे ये पेन किलर है, लेकिन कितने हज़ारों पेशेंट्स मैंने देखे, आप रिहैब चलें मेरे साथ, वो आपको बताएंगे कि हमने इसको इसलिए शुरू किया क्योंकि हम इस गम में थे, हम उस गम को तो भूल गए, लेकिन ये जो गम लगा है उसकी वजह से आज तक 4-4 साल रिहैब में पड़े हुए हैं। जी और जवानी बर्बाद हो गई, ना वो किसी लायक रहे, ना फिजिकल, ना उनकी मैरिटल जो एक खूबसूरती जिंदगी की वो रही। हर चीज में उनको दवाई चाहिए, हर चीज में उनको कुछ ना कुछ चाहिए। दवाइयों की भी लोगों को आदत पड़ जाती है, मैंने सुना है, मेडिसिन एडिक्शन, ये क्या चीज़ है? कुछ स्टिमुलेंट्स हैं, जागने वाली दवाइयां हैं, नाम तो मैं यहाँ नहीं लूंगा, पता चला लोग खरीदने निकल जाएंगे। CNS स्टिमुलेंट्स होते हैं जो कि थोड़ा सा आदमी को एक्टिव रखते हैं। पेन किलर्स की भी लोगों को आदत हो जाती है। पेन किलर्स तो बहुत खतरनाक हैं, बहुत ज्यादा। ओपियम डेरिवेटिव्स जो होते हैं जिनमें नशा आवर कैफियत है, वो ना लें तो फिर उनको विड्रॉल होता है, जिस्म में दर्द है, आंखों से पानी आना। और कुछ पेन किलर्स में उनको एनर्जी बड़ी आ जाती है, लोग इस तरह लेके आदि, ये सारी कमजोरियां हैं। और प्लीज़ मैं आपको सब पेरेंट्स को कहना चाहूँगी, आपके बच्चे छोटे हैं, आप कहेंगे यार मैं 10-11 साल के बच्चे से नशे की क्या बात करूँ, यही टाइम है। आप यकीन करें, मैं अजान से बात करती हूँ, सही बात मैं इसको मैंने उसको नशे के बारे में चीज़ें, बेटा ऐसा होता है, ऐसा होता है, कोई बच्चा अगर आपको दे या कहे या यूज़ करे, आपने क्या कहना है, आपके अपने और आपके इनके अपने दोस्तों में होते हैं। स्कूल के अंदर कोई बच्चा हो सकता है जो बाकी बच्चों को खराब कर रहा है। प्लीज बच्चों को जब आप ये सिखा रहे हैं, झूठ नहीं बोलना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, उसमें जरूर बताएं कि कभी नशे के करीब ना जाना बेटा, कभी सिगरेट के करीब ना जाना, जो मर्जी हो जाए। तो मैं कूल गैंग का हिस्सा नहीं बन रहे, ना बनो, नहीं चाहिए मुझे, लेकिन ये जहर है, इतना उसके दिमाग में डाल दें कि उसके हाथ कांपे ऐसी चीज को देख के, जो हमारे कांपते, क्योंकि हमें बचपन में हर बार नहीं, हमें नहीं बताया, नहीं मुझे नहीं, हमें भी वही था, तो माँ बाप का एक लिहाज इतना था और उनको कोई शक भी नहीं था कि हम कोई ऐसा काम करेंगे। उन्होंने नहीं बताया, हाँ उन्होंने नहीं बताया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारे होता भी नहीं था आसपास, बड़ा रेयर, बहुत अच्छे टाइम पे ही देखते थे, किसी को देख लिया तो हो गया हो, लेकिन बहुत कम था। अब हालात बदल गए हैं। तो डॉक्टर वजाहत, ये ऐसी चीजें लेने से भी होता है कि आपको खुशी नहीं हो रही? बहुत ज्यादा, बेशक। देखो मैं यहाँ से बताऊंगा कि हर आदमी की एक कोपिंग स्ट्रेटजी होती है, कौन कैसे अपनी ज़िंदगी की चीज़ों को कोप करता है, बर्दाश्त करता है, क्या तरीक़ेकार है। कुछ लोगों का बहुत अच्छा तरीक़ेकार होता है, वो पॉजिटिवली चीज़ों को हैंडल करते हैं, पॉजिटिवली वो चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, उनका हल निकालते हैं, उनमें से पॉजिटिव चीज़ निकाल के आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि वो पॉजिटिव कोप नहीं करते हैं, नेगेटिव कोप करते हैं, जिसमें नशा सबसे ज़्यादा है। या तो डेलिब्रेटेड सेल्फ हार्म, खुद अपने आप को मारेंगे, या तो वे नशे में जाएंगे। नशा वक्ती तौर पे आपको शायद खुशी दे, लेकिन वो खुशी जैसे खून से दवाई निकलेगी, वो एक ऐसा लगता है आपको किसी ने ऊपर से नीचे फेंक दिया, और फिर उसमें आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। आपका जो डिफॉल्ट स्टेटस है वो डिप्रेसिव रहने लगता है, और आप उसको यूं करके रस्सी को खींच के थोड़ी देर के लिए खुशी की तरफ लेके जाते हैं, और फिर वो रस्सी गिर जाती है, फिर आप जनाब डिप्रेस हो जाते हैं, और ये सिलसिला जिंदगी भर चलता रहता है। नेचुरल खुशी जो है, इट्स अ वेरी बायो साइको सोशल मॉडल। ये कोई एक जगह से नहीं आती कि आप सिर्फ विटामिन डी खा लें तो खुश रहना शुरू हो जाए, या आप जनाब मल्टीविटामिन खा लें और रोजाना पालक खाएं तो खुश, ऐसा नहीं है। ये 3-4 डायरेक्शन है। नंबर 1, अच्छी ग़िज़ा, बेशक अच्छी ग़िज़ा और अच्छी नींद, इससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं अगर आपको खुश रहना है। दूसरा ये है साइको, आपके मेंटालिटी क्या है, आपका मेंटल लेवल क्या है, आप दुनिया को कैसे देखते हैं। आप जल्दबाज हैं, आप लोगों के साथ चोरी चकारी करते हैं, आप झूठ बोलते हैं, आप हर बात पे लोगों को टोपियां पहनाते हैं, ठीक है, आपके रिलेशनशिप में इश्यूज हैं, ठीक, हर सुबह से लेके झूठ बोलना शुरू कर दें अब आप, सही ना, हर आदमी को झूठ झूठ झूठ, 2-4 आपने इधर उधर अपने मसले फंसाए हुए, शाम को आप खा लें हैप्पी पिल और आप बोले यार मैं खुश नहीं हूँ, पता चला पीछे सारी टोपी आपने रखी हुई है, किसी से उधार खाया हुआ है, बड़ी गाड़ी ले ली किस्तों पे, किस्तें नहीं दे पा रहे। ये भी है, ये बहुत बड़ी वजह है कि जो आपके पास खुशी आई है वो उधार पे आई है। तो ये चीजें आदमी को डिप्रेस करती हैं। फिर वो कहते हैं कि मैं डॉक्टर के पास भी जाता हूँ, अपॉइंटमेंट भी लेता हूँ, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। पर नीचे आपने इश्यूज लिए हुए क्या है अपने सर पे। ये है साइकोलॉजी कि आपने अपने कमरे में एक झाड़ू लगानी है, अपनी जिंदगी में एक झाड़ू लगानी है कि मैंने कम चीजें रखनी है, अच्छी रखनी है। तीसरा आता है सोशल, दोस्त हमारे बड़ा काउंट करते हैं। अगर हमारे दोस्त अच्छे नहीं हैं, अगर हमारे दोस्त नेगेटिव हैं, हमारे खानदान वालों की बुराई करते हैं, या हमारे उनसे हमें दूर करते हैं, हमें गलत दोस्तों में डालते हैं,
ठीक है, रात भर जाग रहे हैं, आ जा यार कुछ नहीं होता, 3 बजे तक बैठे हैं, कुछ नहीं होता यार, सुबह देखी जाएगी जॉब। होता है ना पेयर प्रेशर में कितने लड़के आते हैं, वो जनाब दोस्तों के चक्कर में फंसे हुए हैं वो, और वो फिर खुश क्यों नहीं है, क्योंकि जॉब्स पे इशू आ रहे हैं, बॉस उनको देख लेता है कि यार ये बंदा बहुत नेगेटिव है, ये 2 नंबरियां कर रहा है। तो हर एक छोटा हिस्सा खुशियों को लेके जाता है, जब जाके ये मील बनती है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं हम सारी गलत काम करें या वो काम करें जो हम करते आ रहे हैं और खुशी उसमें से निकल आए। ऐसा नहीं, अगर आपने बिरयानी बनानी है तो बिरयानी के मसाले डालने पड़ेंगे। बिल्कुल, बहुत प्यारी बात की आपने। बिरयानी के साथ ही ब्रेक लेते हैं, और मुझे एक डॉक्टर मिल गई अहमदाबाद से, बहुत बहुत शुक्रिया, दवाइयाँ उन्होंने भेज दी हैं। मैं जो है ना पर्ची भिजवा रही हूँ अभी, यहाँ इमरान ज़रा दवाइयाँ मंगवा दें मुझे, तो मैं मेडिसिन आ गई है माशाल्लाह। मेडिसिन आ गई? हाँ मेडिसिन आ गई है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, मैं भी नाम भूल गई, बट थैंक यू सो मच फॉर दिस प्रिस्क्रिप्शन। यहाँ आ गई और मुझे दवाइयाँ मिल भी जाएंगी इंशाल्लाह। 3 दिन की एंटीबायोटिक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, थ्रोट स्प्रे है, और क्या चाहिए ज़िंदगी में। खुश हुआ करें। अभी ब्रेक के बाद हम और बातें करेंगे इसके ऊपर, खुशी के ऊपर, इनर हैप्पीनेस। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर वजाहत हमारे साथ मौजूद है। मैं आपके मैसेजेस भी इस वक्त शो में शामिल कर रही हूँ। आउटस्टाइल विद नादिया इंस्टा अकाउंट है मेरा, उसमें मुझे आप फॉलो कीजिए। यस, थैंक यू वेरी मच। और उसके साथ फिर मैसेज भी कर सकते हैं, फॉलो करने का कोई फ़ायदा तो हो। और क्या, सही बात है, ये आपको बहुत बड़ा हम फ़ायदा दे रहे हैं। तो डॉक्टर वजाहत बात हो रही थी, यही जो मैं आपसे कह रही थी कि जो खुशी महसूस ना होना, एक मुझे उसकी बहुत बड़ी वजह ये लगती है कि हम अपनी जो होता है ना, क्या पैरों को करते हैं, पैर को चादर से ज़्यादा फैला देते हैं। करेक्ट, जो चादर होती है, डबल बेडशीट, सिंगल बेडशीट, जो भी हो, एक्स्ट्रा लार्ज, किंग साइज, लेकिन ये कि आपके क्या मतलब पैर फैला दिए चादर के, आप पैर चादर जितना फैला ही नहीं सकते। देख सोचने की बात नहीं है। सही बात है। इज इट पॉसिबल? देखो इसका क्या मतलब है, जितनी चादर हो उतने पैर। हाँ देखो, चादर भी बढ़ाती की कोशिश करनी चाहिए और पैरों को भी इतना नहीं फैलाना चाहिए। बस मैं तो यहाँ पे बात ये होनी चाहिए कि जितनी चादर हो उतने आप खर्चे करें। हाँ बिल्कुल, हमने बचपन से सुना, जितनी आपकी बड़ी चादर हो उतना ही बेड का साइज होना चाहिए। ये तो समझ आ रही है, उतने ही पैर फैलाएं। क्या मतलब इस बात का, पैरों का उससे क्या कनेक्शन? ये क्वेश्चन हम रख लेते हैं कि आप लोग बताएं कि जितनी चादर हो उतना पैर फैलाओ का मायने क्या है, ठीक है ना? तो अपने कॉन्टेक्स्ट में नहीं, लोग देखते हैं अपने कॉन्टेक्स्ट में क्या बात करते हैं। और ये देखिए, अगर पैर नहीं होता तो उसकी जगह हम क्या लगा सकते थे कि जरा और पक्की हो जाती बात। मतलब तो मुझे पता है, लेकिन कुछ बैठ नहीं रहा, कुछ मसला है। तो बताएं कि अगर ये ना होता तो क्या होता कि बात समझ आ जाती। सही बात है। कुछ है ऐसे प्रोवर्ब्स, ऐसी मिसालें जो कि अब लगता है कि ये क्या बात हुई। मुहावरों पे कभी बात करेंगे, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, इस टाइप की चीजों पे बात करेंगे। देखते लोग क्या बात है ना कि भाई ये सूट कर रहा है। कुछ पे लगता है कोई हल्का हो गया, मशहूर क्यों हो गए, कोई तलकात होंगे जिसने बात बनाई है। लोग फारिग बोलते हैं ना, हर चीज मशहूर कर देते थे। ज्यादा मशहूर हो गई। लेकिन हैविंग सेड दैट, बहुत जरूरी है कि जितने आपके एक्सपेंसेस, मैंने ज्यादातर उन लोगों को तकलीफ में देखा है जो अपने खर्चे बढ़ा देते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, है ना? क्या कहते हैं? देखो, ये जो इम्पल्सिव बायर्स होते हैं ना, ये कभी भी खुश नहीं रह पाते, ये हमेशा कर्जों में रहते हैं। दुनिया के अंदर प्लास्टिक मनी इन्हीं बेवकूफ़ों के लिए दिखाई गई है। जो क्रेडिट कार्ड्स बनते हैं वो इन्हीं लोगों के लिए बनते हैं जो कि इम्पल्सिव बायर्स होते हैं। इनके हाथ में पैसा होना और चीज़ दे के ये अपने आप को जनाब चाहते हैं कि ये चीज़ मैं ले लूँ। अब जितनी चादर उतना पैर फैलाओ वाला जो एक मुहावरा है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको लगता है कि आपके महीने के अखराजात इतने हैं कि जितना आप खर्च कर रहे हैं तो आप अफोर्ड कर सकते हैं, वरना आप कर्जे में डूबे तो आपकी बर्बादी है। आपको पता है खुशियों का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो कर्ज है। अगर आपने कर्ज लिया हुआ और आप नहीं दे पा रहे, आपकी जिंदगी अजाब है, आप पागल हो जाएंगे। और अगर कोई अब तो फोन आ गया, अब तो मोबाइल आ गया, ऑनलाइन सिस्टम, मतलब देख रहा बंदा बख्शता थोड़ी है। पहले तो बंदा घर पे जाता था, भाई रफीक है, बेगम कहती भाई रफीक तो घर पे नहीं है, अच्छा जी आए तो बता दिएगा। अभी तो सिस्टम ये उनके रफीक को ऑनलाइन देख के उसी में से बंदा घुस जाए। लेकिन यही मैं आप चाहूंगी कि आप थोड़ा सा जरा पॉज लें और मैं कनेक्ट करूंगी अपनी बात को जो मैंने आपको बतानी थी। अमेजिंग गुड न्यूज जब फोन की बात आई। अब फोन का एक मकसद कॉल लेना, कॉल सुनना, अटेंड करना, लेकिन अब
वक्त बदल गया है और लोग इंटरनेट जब फ़ोन पे आपके होता है तो आप हर काम कर सकते हैं। मेरे अब्बा परेशान हो जाते हैं कि बेटा इसमें ज़रा डॉक्टर से पूछना। मैं कहा डॉक्टर से तो बाद में पूछूंगी, मैं गूगल से पूछ लूँ। उसी वक्त फ़ोन पे मैंने टक 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 किया, मुझे हर सवाल का जवाब मिल गया। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, आप राब्ते में हैं, सब सही कुछ बात। बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये हमारी, ये कोई अयाशी नहीं है इसमें, दिस इज़ अ नेसेसिटी। और पाकिस्तान में अब भी सिर्फ 40% लोग जो हैं वो फ़ोन को इस्तेमाल कर रहे हैं मतलब विदाउट द टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। इंटरनेट नहीं है उनके पास, तो क्यों नहीं है? अगर सोचा जाए क्यों नहीं है, हमें शरह बढ़ानी है, इम्पॉर्टेंट है ये। इससे पता चलता है कि आपका मुल्क और आपके लोग तरक्की की तरफ जा रहे हैं बिकॉज दे आर टेक सेवी, दे आर इंटरनेट सेवी। तो उसमें मसला क्या आ जाता है? अफोर्डेबिलिटी। मैं खुद देखती हूँ ना कि जब फ़ोन लेने जाए, अब यूनुस भाई ने जैसे फ़ोन लेना, पहला फ़ोन टूट गया, दूसरा चोरी हो गया, अब मैं कितने उनको फ़ोन दिलाऊं? खुद भी आप परेशान हो जाते हैं यार, ये तो मैं 13, 14, 15 हज़ार से कम आपको कोई ढंग का फ़ोन मिले, वेरी डिफिकल्ट। इश्तिहार आ जाते हैं, दम नहीं होता किसी में। तो यू नीड अ गुड फ़ोन जिस पे आप बात भी कर सकें, जिस पे आप दुनिया से कनेक्टेड भी हों थ्रू इंटरनेट, विच इज़ अ स्मार्ट फ़ोन। तो हाउ अबाउट, मैं अगर आपको बताऊं कि एक ऐसा स्मार्टफोन आ गया है अब इन द मार्केट जो कि 4G भी है, जो कि स्मार्टफोन है और इतना अफोर्डेबल है कि आपकी सोच है कि खुदा न खास्ता कुछ कभी टूट जाए, गुम हो जाए, चोरी हो जाए तो आपको वो वाला झटका नहीं लगता जो हमें वैसे फोन्स का लगता है। एंड दिस इज लॉन्च्ड बाय द नंबर 1 नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान, जैज़। और उनके ये इतना कमाल, मैं अनबॉक्सिंग करके शो पे बताती हूँ और ये बॉक्स में साथ ही जाएगा। हाँ, तो दिस इज द जैज़ डिजिट 4G। 4G मीन्स के लेटेस्ट इसमें कनेक्टिविटी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, सिग्नल्स 4G आपको इसमें मिलेंगे और एडवांस फ़ोन है। एंड लुक एट दिस, ओह माय गॉड। और जब आप प्राइस सुनेंगे ना तो प्लीज़, आप बेहोश हो सकते हैं, तो प्लीज़ ज़रा कहीं कुर्सी पे बैठ जाएं। एंड नाउ स्मार्टफोन हैज़ बिकम अफोर्डेबल। और ये जैज़ ने ही ये फ़ोन निकाला है, ये देखिए, डिजिट इसका नाम है। ये अब आपने नाम याद कर लेना है। दिस इज़ वॉट इट लुक्स लाइक, इट्स अ स्मार्टफोन। और इसकी प्राइस जो है मैं अब आपको बताऊँ, सुन लीजिए, प्राइस इज ओनली 1799। कैन यू इमेजिन? 1799 ओनली। और साथ में पहल क्या है, साथ में 12 महीने आपको अपने रजिस्टर्ड नंबर से 300 रुपए की माहाना एक साथ अदा करनी होंगी। लेकिन अब इसमें ना आपको बैंक को इन्वॉल्व करना है, ना आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए कि जी स्लो, वरना किस्तें जो होती हैं इंस्टॉलमेंट, बड़ा उसमें भी चक्कर है, मुश्किल काम है, हर एक नहीं कर सकता उसको अफोर्ड, नहीं होता आपके पास। कहाँ कार्ड है आपके पास, आप किस तरह बैंक से इंस्टॉलमेंट लेंगे? वो तो इसमें बैंक में कुछ नहीं है, डायरेक्ट आपका सब लिंक हो गया, आसानी कर दी जैज़ ने। तो गो फॉर इट, आई रियली लाइक इट। अब मैं इसको इस्तेमाल करके देखूंगी तो पता चलेगा। ये पाकिस्तान का स्मार्टफोन है एंड लॉन्च्ड बाय जैज़, द नंबर 1 नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। लुक एट इट, हाउ स्लीक, बहुत अच्छा। और प्राइस सुन के तो वैसे दिल खुश हो गया, नहीं? ये तो बस मैं लेगी आज। और बहुत सारे लोग होते हैं समझदार जो फोन के ऊपर लाखों करोड़ों नहीं लगा, नहीं करते और हर साल चेंज नहीं। मैं उनमें से एक हूँ। हाँ, 3 साल बाद मेरा है कि अगर चेंज किया तो 3 साल बाद, हर साल नहीं। मुझे नहीं किसी को दिखाना, मैं ज्यादा से ज्यादा कवर चेंज कर लेती हूँ और स्क्रीन प्रोटेक्टर। ये भी सही लेकिन है। फोन पे इतना पैसा खर्च करना मुझे बिल्कुल फजूल लगता है। और ये भी कोविड-19 की वजह से जो परेशानियां फाइनेंशियल आई हैं, उसमें प्लीज फोन्स की फरमाइशें कम कर दें, खर्चे कम कर दें एंड स्विच टू अ रीजनेबल अफोर्डेबल फोन एंड टेक्नोलॉजी। जी, फ़ोन तो वैसे भी अब बड़ा आप देखें ना, क्लासेस हो रही हैं, ऑनलाइन हो रही हैं, मेरे इतने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, लोग आपस में जो कनेक्ट हो रहे हैं, तो अब ये लग्जरी नहीं है, ये तो नेसेसिटी है। और मेरे ख्याल से अब इसको हम जो शो ऑफ से बाहर आएँ और हम इसके सही जो इस्तेमाल है अगर उसको देखें तो फ़ोन जैसी नेमत कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप रात में बैठ के उसमें इश्कबाजी करेंगे तो फिर आपका बेड़ा गर्क होगा, फिर आपका जो है ना टाइम खराब होगा। हाँ जी। और लाइफ भी खराब होगी। वापस आते हैं थोड़ा सा अपने टॉपिक की तरफ। खुशी की बात हो रही थी कि अच्छा, बहुत दफा बड़ा अच्छा लाइफ में चल रहा होता है, कोई टेंशन नहीं, कुछ नजर भी नहीं आती प्रॉब्लम, खुशी नहीं होती। बच्चे की शादी का टाइम आया, आपको सालों से इंतजार है, अब माँ जो है ना पैनिक, अजाब आया होता है, रोज बेइज्जती, रोज झगड़े, रोज टेंशन। व्हाट इज दैट? आपको जो अच्छा टाइम आ भी रहा है, आप उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे, नए घर को एंजॉय नहीं कर पा रहे, वेकेशन को एंजॉय नहीं कर पा इसमें रहे। अगर क्लिनिकली हम थोड़ा सा देखें ना, अभी तो हमने सिचुएशंस देखी, इन्वायरमेंट देखा, लेकिन क्योंकि एक डॉक्टर की हैसियत से मैं इस कॉर्नर को इग्नोर नहीं कर सकता कि अगर तो आपकी पर्सनैलिटी इश्यूज आ रहे हैं, कुछ ऐसी शख्सियत होती हैं जिनके अंदर खुशियां होती ही कम है,
ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा शक्की होते हैं या बहुत ज़्यादा वो नेगेटिव होते हैं, सस्पिशियस होते हैं, वो खुश इतना नहीं हो पाते। उनको अपनी काउंसलिंग या अपने बारे में मालूमात हासिल करनी चाहिए और खुशी को कॉन्शियसली वो लेते हैं, उनके अंदर सिस्टमाइज नहीं होती खुशी। दूसरा ये, अगर किसी को क्रॉनिक डिप्रेशन है, कोई डिप्रेसिव हमेशा रहता है, एक चीज़ होती है डिस्थाइमिया जिसके अंदर कभी खुशी नहीं आती ना, वो बहुत डिप्रेस नजर आता है, बस वो हल्का हल्का लहरों पे गमज़दा चल रहा होता है। अगर आपको किसी भी तौर पे नॉर्मल चीज़ें देख के खुशी नहीं हो रही तो आई थिंक यू शुड गो टू द डॉक्टर वंस एटलीस्ट, कि मैं नॉर्मल फील नहीं करता, मैं चीज़ें लेता हूँ, मैं हॉलीडेज़ पे जाता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, लेकिन मैं खुशी के उस रेड लाइट पे नहीं पहुँच पाता जहाँ दूसरे पहुँच पाते हैं। तो आई थिंक एक बार चले जाएं, क्या पता आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ें डॉक्टर बता दे जो हेल्प हो सके। दूसरा ये कि कुछ लोग ऑलरेडी बहुत नाखुश होते हैं, आप देखिएगा उनको कभी भी चीज़ों में अट्रैक्शन नहीं होती, कभी किसी भी चीज़ में जो है ना वो शुक्र अदा नहीं कर रहे होते, अल्लाह ताला से दूर रह लें या मज़हब से दूर रह लें, ठीक है ना, उनके अंदर थैंकफुलनेस का एलिमेंट बहुत कम होता है। बिल्कुल। चीज़ आई, शुक्रिया नहीं करेंगे, थैंक्स नहीं करेंगे। लेकिन क्या इसमें कोई मेडिकल कंडीशन है कि जिसमें कहते हैं ना कोई बड़ा कहेगा तुम तो बड़ी नाशुक्री हो भाई, तुम तो कभी खुशी नहीं होती, हाँ। तो क्या ये उसका मिजाज है या उसको वाकई कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है? देखो, अगर एज ए डॉक्टर मुझसे आप पूछें तो मैं इसको क्लिनिकली कंडीशन बताऊंगा। इसको माइनर डिप्रेशन भी कह सकते हैं, एंजाइटी भी कह सकते हैं, पर्सनालिटी ट्रेट भी कह सकते हैं, क्योंकि जब सारी चीज़ें हैं अगर खुश नहीं है तो मेरे ख्याल से इसको हम क्लिनिकली देखें तो ज़्यादा अच्छा है। इतनी तरक्की तो हो गई है कि हम सिर्फ ताना मार के या बुरा बुरा कह के हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि तुम तो नाशुक्रिया आदमी हो। दूसरा ये कि कोई ऐसी चीज़ फैमिली में तो नहीं है जो तानेबाजी बहुत करती हो, लड़कियों की पर्सनैलिटीज़ बहुत डिप्रेस हो जाती हैं, बात बात पे उनको ताना देना, तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं करोगी, तुम क्या करोगी, तुम रहने दो, ये जो होता है ना तुम, ये भी आदमी को मार देता है। और ख़ास तौर पे टीन एज जो एज होती है, इसमें अगर आपको कोई हर चीज़ को मना करे, हर चीज़ को आपको नेगेटिव करे, तो वो इंसान, लड़का और लड़की, वो थोड़ा सा डिप्रेस रहना शुरू कर देता है। अच्छा, जो शुरू में मैंने बात की ना कि लोग साइकाइट्रिस्ट के पास जाने से क्यों कतराते हैं, उसमें एक बहुत बहुत बड़ी वजह है कि बहुत सारे लोगों ने साइकाइट्रिस्ट के पास जाके जब इलाज कराया तो मेडिसिन उनको वो मिली कि वो सोते रहे, हाँ, और वो सोते रहते हैं। मेरे पास एग्जैक्टली ऐसा ही मैसेज आयशा की तरफ से आया है कि मैं रावलपिंडी में हूँ, मेरा भाई अक्सर खुद से बातें करता है, डिप्रेशन में रहता है, तो ये प्रॉब्लम उसके साथ काफ़ी अर्से से। साइकाइट्रिस्ट के पास गए, उन्होंने मेडिसिन दी, अब हर वक्त सोता रहता है। तो क्या ऐसा ही होता है इन मेडिसिन से? एक तो ये सवाल है, साथ में कॉलर भी है, कॉल ना डिस्कनेक्ट हो तो मैं ले लेती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग नादिया, फल्क बात कर रही हूँ उकाड़ा से। कैसी हैं आप? कौन बात कर रही हो, कहाँ से? गुगलू? फल्क बात कर रही हूँ उकाड़ा से। उकाड़ा से। फलक, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी। तो सबसे पहले तो खुशी की टॉपिक की बात हो रही है, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो कुछ नहीं मिल जाए तो खुश नहीं होता, तो मतलब आगे की ख्वाहिश करते हैं कि और मिल जाए और मिल जाए। अपने से बड़े लोगों को देखते हैं तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने से छोटों को देखें तो वो जरूर खुश हो जाएंगे। कि मेरा मतलब ये ख्वाहिश करती है कि मेरे पास गाड़ी आ जाए, बड़ी से बड़ी आ जाए। आप उसको भी तो देखें ना, जिसके पास बाईसाइकिल होता है तो बाईसाइकिल पे भी खुश होता है, तो क्या हम गाड़ी पे भी खुश नहीं हो सकते? ये फॉर्मूला पुराना हो गया। कौन सा फॉर्मूला? जब आपको अपनों से ऊपर को देख के गम क्यों लेते हो? करते हो फिर भी ख्याल करते हैं, तो यही भी क्या नफसियाती मसला है? मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। ओकाड़ा का मौसम यकीनन मज़े का भी होगा, अभी बारिशें हो रही हैं। देखो, ये जो फार्मूला है ना, ये अब हम इस पे काम नहीं करते। अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी दुनिया बनाई है, पहाड़ें, बर्फ़ पड़ी हुई है, सब हमारी तो नहीं है, हमारी मिरास तो नहीं है, लेकिन हम उनको देख के खुश होते हैं। अल्लाह ताला ने इतने खूबसूरत दरिया बनाए, वहाँ पे झील है, मछलियाँ हैं, कितनी दुनिया में चीज़ें हैं, नेचर, टेक्नोलॉजी, जिसको देख के हम खुश होते हैं और इन्जॉय करते हैं, वो सब हम हासिल नहीं कर सकते। इसी तरह अगर हमारे पास कुछ कमी है और हमसे बड़े लोग हैं जिनके अल्लाह ने ज़्यादा नेमत दी है, तो आप उनकी नेमतों को देख के खुश हो सकते हैं, उनको देख के आप इंजॉय भी कर सकते हैं, बड़ी गाड़ी देख के भी खुश हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ आपकी जेब में आए, और ये गारंटी भी नहीं है कि वो चीज़ आपकी जेब में आ जाए तो आप खुश हो जाएं, क्योंकि ऐसा भी देखा है कि अगर किसी के पास फला ड्रीम कार नहीं थी और वो खुश नहीं था, वो ड्रीम कार ख़रीदने के बाद भी उसमें अगर रो रहा है तो फिर क्या करेंगे हम? तो ये फॉर्मूला नहीं है कि आप अपने से नीचे के लोगों को देखें या अपने से ऊपर के लोगों को देखें, ये नहीं है। चीज़ ये है कि आप हर चीज़ को देखें जो अल्लाह ताला की नेमत है, जो बनाई गई है, जो दी गई है, आप उसको देख के खुश रहें। और आप अच्छी जो आपकी अपना जो एक शौक़ है उसको हासिल करने की जुस्तजू ज़रूर होनी चाहिए। पता चला आपने अपने नीचे से देखना शुरू कर दिया लोगों को और आपके अंदर ख्वाहिशें मर गई, बस आप डिनाइल में चले गए कि मैं तो खुश हूँ, मेरे पास तो ये, उसके पास तो ये भी नहीं है, मैं तो खुश हूँ। ऐसा नहीं है कि आप नीचे भी देखें और आप ऊपर भी देखें, लेकिन आप सारी चीज़ों को देख के खुश हो। बहुत मुश्किल काम है, लेकिन खुश रहने का फार्मूला इसी में ही है।
इसी महीना। हाँ जी। अच्छा, वो जो मैंने सवाल पहले पूछा ये दवाइयों का कि भाई इनके सोते रहते हैं, हाँ। क्या अब दवाइयाँ ये इसमें- करती हैं ऐसे? इसमें डॉक्टर्स की बहुत स्मार्टनेस चाहिए कि जब पेशेंट हमारे डॉक्टर के पास जाता है, फैमिली ये बताती नहीं है कि वो बड़ी ख़राब कंडीशन में जाता है। फैमिली कभी भी साइकेट्रिक पेशेंट को उस वक्त नहीं लेकर आती जब वो आसान तरीके से हम ट्रीट कर सके। मैं जिना हॉस्पिटल में हूँ, इकबाल आफरीदी साहब हमारे मेंटोर हैं, जावेद साहब हैं, हमने खुद उनको देखा और वो भी ये बात करते हैं कि पेशेंट जब हमारे पास लेकर आते हैं जब वो बहुत क्रिटिकल होता है, तो शुरू के हफ्ते 10 दिन हो सकता है हम हैवी मेडिसिन दें, उसकी कंडीशन को ठीक करने के लिए हैवी मेडिसिन दें। जिस तरह अगर आप किसी आईसीयू में जाते हैं तो वहाँ सबसे पहले उसको ड्रिप लगती है, वो आईसीयू में रहता है, उसको 20-25 आगे टेस्ट हो जाते हैं, फिर उसको वार्ड में डालते हैं और फिर उसको वार्ड से घर भेजते हैं। इसी तरह साइकेट्री में पहले मुश्किल टाइम होता है 10-15 दिन का, फिर डॉक्टर अपनी मरीज की कंडीशन देके मेडिसिन को कम करता है। अब पेशेंट को भी चाहिए, फैमिली को भी चाहिए और डॉक्टर को भी चाहिए कि इतनी मेडिसिन आपस में वो दे सके जितनी मरीज की फंक्शनैलिटी बरकरार है, चल फिर सके, सोए ना। अगर वो सो रहा है तो फैमिली को चाहिए कि डॉक्टर से कांटेक्ट करें, बताएं कि मुझे लगता है मेडिसिन ज़्यादा हुई है या मरीज सो रहा है। दूसरा ये कि आप लोग की भी गलती बहुत होती है कि आप एक दफ़ा दवाई लेके जाते हैं और फिर उसके बाद डॉक्टर के पास नहीं जाते, उसके बाद आपकी दोस्ती हो जाती है सीधी मेडिकल स्टोर से, आपने वही एमजीज में वही मिकदार में खुद ही खुद दवाइयाँ लेते रहते हैं, सोचते हैं डॉक्टर के पास क्या जाए, फीस देनी पड़ेगी, इंतजार करना पड़ेगा, तो क्या पता आपको दवाई कम करनी पड़ अच्छा, ये जाए। सवाल बड़ा अच्छा आ गया भाई। ये नादिया अजीज ने पूछा है, नाम इतना प्यारा है माशाल्लाह तुम्हारा, तो सवाल तो तुम करोगी पहुंचा हुआ जबरदस्त। यस, इट्स इन द नेम, इसको नार्सिसिज्म कहते हैं वैसे। देयर इज समथिंग इन द नेम, नाम में कुछ है। अच्छा, कह रही है नादिया अजीज के ओवर थिंकिंग को कैसे अवॉइड किया जाए, और मैं मोमेंट्स इंजॉय नहीं कर सकती अपनी लाइफ के खुशी वाले, क्योंकि मैं प्रेजेंट पे फोकस नहीं कर सकती कि व्हाट इज गोइंग ऑन राइट नाउ, मेरा ध्यान पास्ट में होता है, प्रेजेंट पे फोकस नहीं करती। इसको देखो, जब भी एक्सेसिव थॉट्स आपकी लाइफ में आए और वो इंट्रूसिव हों, आपकी मौजूदा चीज़ में मुदाखलत करें, आप वहाँ पे जो एंजॉय कर रही हो वो चीज़ ना कर पाएँ और थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हों, तो इसका मतलब है कि आप थोड़ा बहुत बीमारी की तरफ हैं। मे बी आप ओसीडी की तरफ भी हो सकती है, जिसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव कहते हैं। लेकिन छोटी सी इतने से मैसेज से मैं इतना अंदाज़ा नहीं लगा सकता, लेकिन अगर और भी सोचें आपको आती हैं जो कि मुदाखलत करती हैं आपकी लाइफ में, जो आपको डिस्टर्ब करती हैं, तो मेरे ख्याल से अपनी इवैल्यूएशन करा लो एक बार, एक सेशन लेके किसी भी डॉक्टर से जो कि नफ्सियात पे काम करता हो, तो वो आपको टेक्निक्स भी बता देगा और आपको बता देगा कि इन सोचों से कैसे छुटकारा हासिल किया जाए। बाज़ औक़ात ऐसी सोचें दूसरे टाइप की होती हैं, जैसे कि मैंने नमाज सही पढ़ी या नहीं पढ़ी, मैंने वज़ू सही किया या नहीं किया, हम इस पर पहले भी बात कर चुके हैं। ऐसी थाट्स जो कि घूमती रहती हैं, ठीक है ना, चौरंगी में गाड़ी में यूँ घुमाते रहते हैं। तो आई थिंक अगर ऐसा कुछ है तो यू नीड टू गो टू द डॉक्टर एंड गेट योर सेल्फ, क्या कहना चाहिए कि नीड, हाँ, चेक योर सेल्फ। तो आई थिंक दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं मैं कह सकता। जी, कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग तो बहुत गुड है, लेकिन मेरा गले से आवाज़ ही नहीं अब निकल रही तेज़। क्या आपको, मैं बहुत स्लो स्लो बोल रही हूँ लेकिन आई एम हैप्पी। कौन है ये? बिल्कुल, नाज़िश। और आपका जो एनर्जी लेवल है वो वैसे का वैसे ही है। सबसे ज्यादा खुशी यही लग रहा होती है कि आप फाइट बड़ा करती हैं। 2-3 भाई। दिन से आप कंप्लेन कर रही हैं इस चीज की। तुम्हें क्या पता लेकिन मेरे अल्लाह गले में आपको 4 सेहत सुइयां दे। हैं इस वक्त। 4 सुइयां, यस, एटलीस्ट 4 होंगी। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, जल्द से जल्द आपको सेहत दे। थैंक यू आमीन। सो मच, बहुत शुक्रिया। बस अभी मैं जा रही हूँ दवाई लेने दवाई लेने जा रही हूँ। मुझे आ गया प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर ने अहमदाबाद से भेजा, सुंदस ने। थैंक यू सुंदस आप जी। जैसे अदरक और दालचीनी की चाय पीती हैं, उससे भी आपके गले को काफी रिलीफ मिलेगा। इसको राजा बाबू कौन? आवाज़ नहीं आई, दोबारा बोलना तो पड़ेगा। राजा बाबू आवाज आई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे अल्लाह साहब? ठीक है जी। अब नहीं समझ आई, क्या पीऊँ? आप अदरक और दालचीनी की चाय पीजिए, उससे भी आपके गले को रिलीफ मिलेगा। राजा नहीं, दालचीनी। दालचीनी। ओके, आई विल डू दैट सिनेमन। इंशाल्लाह, वो करूंगी ट्राई। अभी तुम बताओ, हाउ कैन वी हेल्प यू? मैं एक चीज सोच रही थी, यानी मैं ये क्वेश्चन करना चाह रही थी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो वक्त रहते हुए तो कोई स्ट्रगल नहीं करते हाँ। अपने लिए, कोई मेहनत नहीं करते हैं, लेकिन जब वक्त गुजर जाता है तो वो दूसरों को ब्लेम करते हैं। जब उनके हाथ से चीजें स्लिप हो जाती हैं, निकल जाती हैं, अपनी किस्मत को कोसते हैं। बिल्कुल, वो कहते हैं यानी कि भाई फलां शख्स मनहूस था, उसने मेरी जिंदगी में आके जी, यानी खुद सारा मेरा मुझे जीरो कर दिया। ये बिल्कुल ऐसे लूजर्स मैं समझ सकती हूँ। एग्जैक्टली। तो वास्ता उन बड़ा लोगों है। के साथ हम कैसे डील करें? और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनसे हमारा दिन रात और सुबह शाम का वास्ता होता है, तो उन लोगों के साथ हम किस तरह से ऐसे डील कर सकते हैं? उनको किस तरह से राह रास्त पे या लाइन पे ला सकते हैं, उनको एक्टिव कर सकते हैं? तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए।
देखो खौफनाक इफ यू मैंने बीइंग बात अ की है। पैसिव पर्सन फॉर लॉन्ग टाइम एंड फर्स्ट यू डोंट हैव एबिलिटी टू टॉक अबाउट योर राइट्स, लोग अपनी बात नहीं करते या दूसरे की बकवास को सुनते रहते हैं और वो अपनी बात नहीं करते, तो फिर ऐसे लोग डबल कोटेड हो जाते हैं, फिर वो हमेशा ऐसी बात करते रहते हैं। अगर कोई शख्स आपका ऐसी बात करता है जो फैमिली में हो, दोस्त हो, तो असर्टिवली आप उसको वहीं पे बोल सकते हैं कि ये जो आप बात कर रहे हैं ये गलत है, और आप अपना मलबा दूसरे के सर पे ना फेरें। ये एक्सक्यूजेस होते हैं और ये उनके रैशनलाइज करते हैं, बहाना करते हैं। अगर आप इसमें खामोश रहेंगी तो वो फिर ज़िंदगी भर उनको, वो कहते हैं ना, झूठ को इतनी बार बोला कि वो सच लगने लगा, तो उनको बेसिकली ये एक डिल्यूसिव रियलिटी लगने लगती है। ठीक है, जो हुआ तुम्हारी वजह से हुआ। अगर आपके घर में कोई ऐसा है, आपका भाई बहन, हस्बैंड या बीवी या कोई भी जो बार बार ये बात करता है, तो आपने वहीं पे उसको नॉक कर देना है कि हेलो, ये जो तुम बात कर रहे हो ये एक्सक्यूज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। जो तुम्हारा अपना अच्छाई बुराई है वो तुम्हारा अपना फेलियर है और तुम्हारा अपना नसीब है। अगर तुमने इसको ठीक करना है तो तुम मेहनत करो। अगर आप उसको इनकाउंटर करेंगी इस तरह, तो आई एम 100% श्योर कि वो ऐसी बात आगे फिर नहीं करेगा। लेकिन अगर आप खामोश हैं और अगर आप खामोशी से वो सुनती हैं, जो कि हमारे कुछ लोग मशवरा देते हैं कि खामोशी इख्तियार कर लें, तो फिर क्या होगा, वो तो फिर इस चीज़ को सच्ची कहानी बना के बाहर भी बताएगा और अपने लिए भी उसी चीज़ को समझ लो कि परसीव करता रहेगा। आप तंग तो नहीं हो रहे मुझसे? नहीं मुझे ना डॉक्टर ने कहा सेल्फी बना के भेजो अपने गले की, तो ये मैंने टॉर्च ऑन कर ली। बेहतरीन तरीका, आप कहाँ से मिलूं अब बाद में, तो मैंने सोचा कि ये टॉर्च मारूं मैं अपने गले में हाँ और जी। इससे बनाऊं सेल्फी। चलें, जब ये तक हो आप सकता है। देखें कि डिस्टेंसिंग के साथ आप इधर देखिए, आप वहाँ क्या देख रहे हैं, आप ये देखें, ये बन रही है सेल्फी। बिल्कुल ओके जी, मैं अपने गले, हाँ ये देखा, लाइट मारी गले पे, गले पे लाइट मारी और देखिए अब आ रहा नजर है? आ रहा है। हाँ क्या शॉट बनाया था राना ने, जबरदस्त। तो ये मैं अभी शॉट लेके तस्वीर लेके, हाँ अल्लाह माफी, क्या कर रही हूँ मैं, मॉर्निंग शो में जिंदगी में काम नहीं किया, लेकिन ये इट्स ओके, हेल्थ इज वेल्थ, और इस वेल्थ के लिए हमें कुछ भी करना चाहिए। तो ये मैं अभी सेल्फी बना के भेजी हूँ, ये पिक्चर, यही तो स्मार्टनेस चाहिए फोन्स में। सही फट से बात। पिक्चर जाएगी, फट से मुझे, मैं चाह रही हूँ दवाई मुझे सही मिले, हाँ। मेडिसिन मुझे सही मिले। थैंक यू सो मच डॉक्टर वजाहत फॉर बीइंग ऑन द शो। नो ऑलवेज वेलकम। और मुझे तो अच्छा लगता है कि इन्फॉर्मेशन जारी है। मुझे पता है आपका जाने का कोई दिल नहीं, आपका कोई मूड नहीं कि शो खत्म हो और ये बातें करते रहें और यहाँ बैठे रहें और आप लोगों से इंटरेक्ट करते रहें, अपने काम को बहुत एंजॉय करते हैं विद अ पैशन। सही बात। लेकिन फैशन ये कि सेगमेंट तो बदल एक अच्छा फायदा ये है कि लोग कांटेक्ट कर रहे हैं और लोग साइकियाट्री में बात करते हुए कोई वो शर्मिंदगी महसूस क्यों? नहीं कर रहे। लोग कहते हैं भाई है तो है, मैं तो जो कि पता सबसे अच्छा साइकियाट्रिस्ट को दिखाया है रेवोल्यूशन। मैंने अपना गला। हाँ जी, सही बात मैं है। खुद चेकअप कराया है, कोई इसमें शर्म की बात नहीं। बिल्कुल यू शुड बी प्राउड कि आप जो है आप फिक्स करना चाहते हैं चीज़ें। अफसोस की बात और दुख उन लोगों पे होता है कि जिनको प्रॉब्लम है वो एक्सेप्ट नहीं करते और हेल्प नहीं लेते। तो सी यू आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद जी तलत इकबाल साहब का ज़बरदस्त इंटरव्यू होने वाला है। मैं आपको उनका इंट्रो दे चुकी हूँ, तो उनसे हम मिलेंगे। बहुत सारी माजी और आज की बातें, हाय। मिला जुला मिक्सचर जो है, फ्यूजन सुनिएगा, बहुत सारी बातें। और वो भी कि वो यूएसए क्यों चले गए, पीक ऑफ अपने उनका जो करियर था उसमें क्यों यूएस चले गए, उनसे हम बात करेंगे। और अब 20 साल बाद वापस आए तो वो भी क्या हुआ, माशाल्लाह, क्या वजह हुई, सही बात। सब बहुत सारी बातें पूछेंगे। सामान में क्या था, सामान है कितना लगेज लेके आए आप, सारी बातें पूछेंगे। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जब मैं कमजर्फ ड्रामा कर रही थी जिसमें मैं द फेमस दी बनी हुई थी, उसमें मेरी मुलाकात हुई इन कमाल एक्टर से। और जब मैं तलत साहब को मिली तो मुझे वो पुरानी बचपन की यादें ताज़ा हो गई कि जो मैं ड्रामे देखती थी उसमें आप होते थे। अक्सर ड्रामों में पीटीवी एक ही चैनल हम देखते थे बचपन में, और उसमें इतने कमाल कैरेक्टर्स करते हुए इनको मैंने बहुत ड्रामों में देखा, फॉलो किया, और उसके बाद गायब हैं। तो ये तो मुझे एकदम, फिर मैंने इनसे पूछा अभी कि आप तो गायब हो गए ना, आप कहाँ गए। और वो लोग जिन्होंने पीटीवी के ये ड्रामे देखे, बड़े कमाल ड्रामे में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, माशाल्लाह बड़ी अच्छी एक्टिंग की। और साथ में रेडियो पाकिस्तान से भी आपका ताल्लुक रहा सर। और जहाँ भी नज़र आते थे इनको नेक्स्ट सीढ़ी जो शोबिज़ में होता है या हर प्रोफेशन में कि आप अगली सीढ़ी पे जाना चाहते हैं, इतना ईजी था इनके लिए।
थिएटर में देखा तो ड्रामे की ऑफर आ गई, ड्रामे में देखा तो लोगों ने कहा ये तो फिल्म मटेरियल है। With everything going on the right way, you still decided to move to US. आज के शो में हम इनसे बात करेंगे, but we'll start with his journey, जहाँ से सफ़र शुरू होता है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बड़ा मज़ा आया हमें कमजर्फ में जब आपने वो रोल किया और हमारी गपशप, काफ़ी स्टोरी तो मैं जानती हूँ। और वो रोल भी कुछ इसी किस्म का था कि बाहर से आए हैं तो जी हाँ, आते ही घर खरीद लिया, इतना पैसा मामू के पास, बाहर लोग ये से भी आए हैरान। लोग सब ऐसा नहीं कर सकते ना, तो ड्रामे में करवा लेते हैं। अच्छा तल साहब बताएं कि हाउ डिड इट स्टार्ट फॉर यू? सारा आपका थोड़ा सा स्टार्ट ऑफ द जर्नी, शोबिज में कैसे कदम रखा, और ये कौन से हम 70s की बात कर रहे हैं, 80s की बात कर रहे हैं जब शुरुआत हुई, या 68? हाँ। बहुत 52 साल हो गए माशाल्लाह। पहला कलर ड्रामे में भी आप थे टीवी जी। के? मैं एक तारीखी सीरियल बनी थी आपकी ने, उसमें मैंने एक बहुत बहुत बड़ा रोल किया था। एनीवे ये तो बहुत शुरू की बात है। मैंने स्टार्ट लिया था 1968 में। यहाँ कराची रेडियो पे तालिब इल्मों के प्रोग्राम होते थे, उससे मुझे टीवी के प्रोड्यूसर उबैदुल्लाह अलीम, मरहूम उस वक्त टीवी के प्रोड्यूसर नहीं थे, सिर्फ शायर थे, उनसे शनासाई थी। वो मुझे रेडियो पाकिस्तान ले गए थे, बड़े भाइयों की तरह थे। तो बस रेडियो पे गया तो वहाँ पता चला कि नहीं भाई ये तो गलत जगह पे ले आए हैं मुझे, मैं तो टीवी का आर्टिस्ट हूँ। टीवी नया नया आया था, लगभग 18 साल की उम्र होगी मेरी। ना आवाज़ पुख्ता थी, ना अंदाज कोई ऐसे ज़्यादा पुख्ता थे, लेकिन ये कि बज़ाहिर देखने में कुछ शायद अच्छा लगता था, तो टेलीविज़न की तरफ ले गए। बस यूँ टीवी और रेडियो के चक्कर अभी कुछ लगे तो अंदाज़ा हुआ कि अभी फिट नहीं हो तलत साहब, कुछ इंतज़ार करो। फिर ज़हीर भट्टी साहब ने मुझे यहाँ पर टेलीविज़न पर एक बड़े खेल में बड़ा किरदार दिया। उन दिनों मैंने कोशिश नहीं की कभी, ना रेडियो के लिए, ना टीवी के लिए, ना फिल्म के लिए। कोशिश से मतलब मेरी ख्वाहिश नहीं थी शायद, या मैं अपने आप को फिट नहीं फील करता था, अपने आप को मौजू नहीं समझता था उस काम के लिए, या ये कि मैं कुछ समझता ही नहीं था, मेरी कुछ समझ ही नहीं थी। बहरहाल सॉरी, मेरा ख्याल है मेरा गला भी खराब है। तो बस ये सिलसिला यूँ शुरू हुआ, और कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हुआ और कब दोबारा शुरू हुआ। बट आपके लिए लक ज्यादा थी, स्ट्रगल कम थी? लकी लक थी है ना? हाँ। लकी मगर मैंने आर्टिस्ट कोशिश नहीं की कभी भी। उसके बाद भी मैं फिल्में नहीं देखता था, मैं ड्रामे भी नहीं देखता था, नहीं देखता हूँ। और रेडियो की सदाकारी में मुझे थोड़ी सी दिलचस्पी पैदा हुई थी एसएम सलीम को सुनने के बाद, क्योंकि उन ज़माने में जब मैं छोटा था तो रेडियो ही था, टीवी नहीं था पाकिस्तान में। तो रेडियो पे अच्छे प्रोग्राम्स आते थे, एसएम सलीम की बड़ी खूबसूरत आवाज़ थी। फिर मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि मुझे उनकी रहनुमाई मिली रेडियो पर, और उन्होंने मुझे बोलना सिखाया। जब मैं बोलने लगा तो सी कैटेगरी से बी कैटेगरी में आ गया, फिर बी कैटेगरी से ए कैटेगरी में आ गया, फिर ए कैटेगरी से डबल ए कैटेगरी में आ गया। तो वो ये सिलसिला खुद ही खुद चलता रहा। तो टेलीविज़न पे जब मैंने पहला खेल किया तो वो भी हिट हो गया, लोग पसंद करने लगे। लोग अपने दूसरे ड्रामों में मुझे ऑफ़र दी। मुझे दूसरे ही दिन सुबह फिल्म की ऑफ़र आ गई। लाहौर से शबनम बड़ी मशहूर अदाकारा थी उस ज़माने में, उनके मुकाबिल हीरो का किरदार। अरे वाह, तो बहुत ज़बरदस्त, मतलब ड्रीम ऑफर है। हाँ है, मगर हमने देखा ही नहीं था वो वाला ड्रीम तो। अच्छा, और रोल क्या था आपका, कैरेक्टर क्या था, फिल्म कैसी थी? रोल भी बड़ा अच्छा था उसमें। वो किरदार एक आगे बढ़ने की कोशिश करने वाला नौजवान था, जिसकी घर में शादी हो चुकी थी, गाँव में पुराने घर में। रूही बानो बीवी थी। अरे वाह, मरहूमा बड़ी अच्छी आर्टिस्ट थी। कमाल। और वो जब शहर आता है तो वहाँ शबनम एक बड़ी अमीर और कबीर औरत से मुलाकात होती है, वहाँ उनके साथ पेयर बन जाता है, शादी हो जाती है। बड़ा यूँ इस झमघटे का शिकार रहा। और मेरे ख्याल दूसरे बॉलीवुड में इसकी कॉपी भी बनी है। अच्छा जी जी, इससे इंस्पायर्ड बड़ी फिल्में बनी, और हमारी पहले बनी थी ये फिल्म। हाँ, ये तो 40-45 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। बहरहाल काम किया, करता रहा, लेकिन ये कि अच्छा, मूवीज का आपकी मूवीज में लग कितनी चली, कैसी मूवीज बनी? मेरी थोड़ी सी उसमें माहौलियाती बदनसीबी रही।
क्या मतलब? मतलब ये कि जिन दिनों मैं फिल्म में काम करने के लिए गया, मुल्क के हालात कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे। तहरीकें चल रही थीं, सियासी तहरीकें, अच्छा अच्छा अच्छा। गैर सियासी तहरीकें, फिर मार्शल लॉ लग गया था। तो फिल्में इसलिए ऑब्वियसली उस वक्त उतनी तो फिल्में नहीं चल बनना रही बंद थी। हो गई, बंद हो कम गई। हो गई। तो आपने कितनी फिल्में की सर? मैंने एक पश्तो और शायद 5 उर्दू फिल्में की। आपने पश्तो फिल्म भी की? जी। तो जबान में मुश्किल नहीं आई पश्तो बोलते हुए? नहीं, वो हुआ ये कि जब हम बच्चे थे तो मेरे वालिद हमें पेशावर मर्दान ले गए थे। वहाँ बच्चे होने की वजह से बच्चों में खेल खेल के पश्तो बोलनी आ गई। अच्छा, तो ओ ये तो बड़ा एडवांटेज हो गई आपको कि फिर हाँ, आप पश्तो फ्लुएंट, बोलना क्योंकि आ गई, ऐसे बस सीखना, पश्तो फिल्म में काम किया। बात करना मुश्किल जबान है, एकदम नहीं आप सीख सकते। पश्तो बोलना, पश्तो समझना, पश्तो एक दुश्वार ज़बान है आम पंजाबी या सिंधी के मुकाबले में। अच्छा, उसकी क्या स्टोरी थी फिल्म की? उसकी फिल्म की क्या स्टोरी थी? उस फिल्म की स्टोरी था तो मेरा मरकज़ी किरदार ही उसमें भी, लेकिन उसमें ये था कि डबल ट्रैक था स्टोरी का। एक स्मगलरों का था कुछ किस्सा, कुछ एक मैंने उसमें एक कैब ड्राइवर का रोल किया था। अच्छा। और व्हाट अबाउट सॉन्ग्स, डांसेस, चीजें? हाँ, ये तो वो तो फिल्म में तो खूब- चलता है, खूब नाचा, रोमांस, खूब डांस, उछला कूदा था। सब। आपका उछला- बेस्ट एक्शन में आप जबरदस्त थे या डांस में? अच्छा, पता नहीं, मेरा ख्याल है सब कुछ सही था तो लेते थे मुझे वो फिल्मों में। अच्छा, सब हो जाता। और सब उस कुछ जमाने में ठीक था जरा थोड़ा सा डांस वांस, डिटेल या दरख्त के साथ खड़े हैं? कम था, लेकिन मैंने खूब उछल कूद की थी उन। हाउ नाइस। तो सर इतना अच्छा कुछ सब कुछ जा रहा है, ये अब हम 70s में आ गए हैं, 70s की बात चल रही जी है। जी। तो ड्रामे, थिएटर, रेडियो, फिल्म, उसके बाद पीक ऑफ योर करियर आप यूएस चले गए, क्या वजह? जी, मैं समझा नहीं। आप उसके बाद मुल्क छोड़ के चले गए, हाँ, तो क्या वजह हुई कि जब आपका करियर बहुत अच्छा जा रहा था तो आपको यूएस आप शिफ्ट हो गए, क्यों? मैंने कई दफ़ा कोशिश की थी पाकिस्तान से जाने की, क्योंकि मैंने एसएम सलीम साहब का तस्करा किया था। एक दफ़ा उन्होंने मुझे, और जब मैं नया नया था तो ऑटोग्राफ दिए थे, तो उसमें एक शेर लिखा था, जीना भी एक इल्ज़ाम है, मरना भी एक इल्ज़ाम, ए काश हम इस मुल्क के फ़नकार ना होते। और फिर वो कुछ अरसे के बाद अमेरिका मूव कर गए थे, माइग्रेट कर गए थे, चले गए थे, क्योंकि उनका ख्याल था वो ज़रा अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर बहुत माने जाते थे, पहचाने जाते थे। तो उनकी तवक्कुआत वही थी कि मुझे रिसेप्शन भी वैसे ही मिले, मुझे रिस्पांस भी वैसे ही मिले जैसे थोड़ा लोग हैं। डिसहार्ट होके। हाँ, मेरा अच्छा, ऐसा कोई सिलसिला नहीं था, लेकिन ये बिल्कुल। कि आपकी क्या वजह थी? मेरी बेटी एक माजूर पैदा हुई थी, तो उसको यहाँ पर प्रॉपर स्कूलिंग नहीं हो सक रही थी, बड़ी होती जा रही थी। क्या मसला था उसको? सेरेब्रल पल्सी की वजह से वो अच्छा। जहनी और जिस्मानी तौर पर नॉर्मल नहीं थी। और वो बैठने वगैरह, चलने फिरने में बड़ी हर दुश्वारी चीज़ थी। में? 8, 9, 10 साल की उम्र तक मैं उसे गोद में उठाए फिरता था, कहीं बाहर भी जाता था तो लेके जाता था। फिर वो अल्लाह मियाँ ने मेहरबानी की, जब हम अमेरिका गए तो वहाँ उन लोगों ने टेक केयर की। वहाँ ख़ास तौर पर स्पेशल बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा जी जी। फैसिलिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं वो लोग। उसकी स्कूलिंग हुई, उसने माशाल्लाह हाई स्कूल ग्रेजुएशन किया वहाँ से, और अभी कंप्यूटर, स्मार्टफोन सब कुछ यूज़ करती है। तो मतलब अब उनको चलने फिरने में, बैठने फिरने में में क्या हो गया, क्या लेकिन- इम्प्रूवमेंट आई वहाँ रह के इलाज कराने से? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा, लेकिन अब भी वो हम आम लोगों की तरह नहीं चल सकती है, थोड़ा सा दुश्वार है, उसे चलना मुश्किल होती है। लेकिन बहरहाल बहुत से अपने काम वो खुद करती है। अब खाना नहीं पका सकती, और बड़े मुश्किल काम जो होते हैं औरतों के घर में, जी। वो उससे नहीं होते हैं। अच्छा, तो बड़ी हो गई है तो माशाल्लाह। हेल्प कौन करता है उनको फिर? अब तो मैं करता हूँ, जी। अब मैं करता हूँ सब कुछ। दरअसल मैंने शुरू से आदत बना ली थी अपनी कि उसको मेरी ज़रूरत है, और ये ज़रूरत जो थी वो मुझे, मैं जिस दिन मैं अमेरिका जा रहा था उस रात को भी मैंने 12 बजे तक शूटिंग की थी, और 4 बजे मेरी फ़्लाइट थी। और मैंने माशाल्लाह, मैं बहुत मसरूफ़ था, बहुत काम कर रहा था। काजी वाजिद मरहूम अल्लाह बख्शे मुझे कहते थे कि तुम घर आई हुई लक्ष्मी को लात मार के जा रहे हो, तुम सबसे ज़्यादा काम कर रहे हो, तुम क्यों, अब तो प्राइवेट प्रोडक्शन शुरू हो रही हैं और तुम्हें इतनी ऑफ़र है, तुम इतना काम कर रहे हो, इतने बिजी होते हो, तुम क्यों जा रहे हो? मैंने कहा बस क्या करूं,
मेरा ख्याल है कि मैंने मुनासिब वक्त का इंतखाब किया जाने के लिए। बिल्कुल नहीं, और औलाद की बहुत बड़ी औलाद, वजह उसके लिए जी तो हाँ, कोई वो भी मेरी इंसान जिम्मेदारी कुर्बानी थी। दे दे, और ख़ास तौर पे औलाद को अगर कोई मसला हो, सेहत से रिलेटेड कोई मसला। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह। एक बड़ी बेटी अमेरिका में रहती है, उसकी शादी हो गई है, उसके 2 बच्चे हैं। एक मेरा बेटा है उसकी शादी नहीं हुई है, वो अमेरिका में रहता है आजकल। बेचारा पिछले 1.5 साल से मेरे साथ है, क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया है बहुत सीवियर किस्म का। उफ, आई एम सो उसे सॉरी। कार ने कुचल दिया बहुत बुरी तरह। कैसे? बस वो अपनी गाड़ी पार्क करके तो अपने अपार्टमेंट में जा रहा था, तो बीच में एक छोटी सी सड़क थी, वहाँ से एक तेज़ रफ्तार कार ने उसको हिट किया और वो इतना बुरी तरह ज़ख्मी हुआ कि आज 16 महीने बाद भी वो अपने तौर पर अपने पाँवों पर चलना उसके लिए दुश्वार है। फिर बड़े बड़े ऑपरेशन हुए, बस यूँ समझ लें हड्डी पसली एक हो गई थी, कुछ हिस्सा नहीं था जिस्म का जो ज़ख्मी होने से रह गया था। लेकिन उसका इलाज हुआ, उसकी करोड़ों रुपए की जो इलाज हुआ, ऑपरेशन हुए, उसके लिए मुझे बॉदर नहीं हो किया किसी ने कभी भी, इंश्योरेंस पे करती रही। अच्छा। और लेकिन सर आपके लिए कितना मुश्किल, मतलब पहले एक ऑलरेडी एक बच्ची को संभालना, मैं ऊपर से समझता आपका हूँ- जवान बेटा, उसको भी संभालना पड़ अल्लाह जाए। ताला ने मेरा इंतखाब किया तो मैं इसलिए खामोशी से चुपके से इसको बर्दाश्त करता हूँ। अच्छा, व्हाट अबाउट योर वाइफ? आपकी वाइफ का जिक्र नहीं हुआ, और आपकी शादी? हाँ, 2014 में उसकी डेथ हो गई कैंसर से। वो मारूफ अदाकारा थी टीवी की, सुंबुल नाम था उसका। जी जी। उसने कराची टेलीविज़न की पहली सीरियल तलब हुसैन के साथ की थी। मैं तो उससे जूनियर था, लेकिन उसने अच्छा काम किया था काफ़ी। शहज़ोरी वगैरह में बहुत से ड्रामों में काम किया था। फिर छोड़ दिया था शादी के बाद काम। अब मैंने दूसरी शादी कर ली है। जी, अब मैंने दूसरी शादी कर ली है क्योंकि मुझे मेरी बेटी को भी ज़रूरत है, मुझे भी ज़रूरत है। बेशक बेशक। मैं तो- बल्कि पूछने लगी थी अब आपको कि क्या मतलब आपने उसके बाद दोबारा आपने शादी कब की? मैं पिछले साल जब कमजर्फ में काम कर रहा था, हाँ, उस वक्त तो नहीं हुई थी शादी आपकी? उस वक्त उन्हीं दिनों की थी। उन्हीं दिनों ना, मेरे ख्याल ड्रामे के फौरन बाद, क्योंकि मैंने आपसे पूछा था तो आपने नहीं बताया उस वक्त आप सिंगल थे, तो उसके बाद हुआ माशाल्लाह। अच्छा, इनसे कहाँ मुलाकात हुई? तो बड़ा अब जरा इतनी ट्रेजेडी और टेंशन स्ट्रेस में एक थोड़ा सा एक जरा हवा का झोंका ये आया। मेरी बीवी बड़ी नमाजी परहेजगार और बहुत ही सलीका शार है। ये भी आप माशाल्लाह। यहाँ से मिले कराची में? कराची में एक दोस्त के ज़रिए मुलाकात क्या हुई, बस मैं वो लोग उम्रा करके आए थे, मैं मुबारकबाद देने गया। वहाँ पर बैठे, बातचीत, खाना वाना हुआ, उसके बाद रिश्ते नातों की बात हुई। तो मैंने कहा भाई मैं इनसे बड़ा हूँ काफ़ी उम्र में, अगर ऐसी कोई सूरत हाल ना हो तो मैं कर लेता शादी, मैं तो शादी करना ही चाहता हूँ अभी। तो बस इतनी सी बात हुई थी, शादी हो गई। और उनकी क्या एज है? वो मुझसे तकरीबन कोई 20-25 साल छोटी है। कितनी? 20-25 बरस छोटी है। 20-25 छोटी है तो कितनी एज हुई? मैंने आपकी पूछी नहीं। मेरी 70 साल। 70, तो वो आपसे 25 इयर्स छोटी है। साफ करें आप। 45? हाँ, 45 नहीं तो 46 होगी, 47 होगी, बस लगभग। मैंने कभी उम्र पूछी नहीं। पूछनी भी नहीं चाहिए सर। मैं फायदा? आप मुझे आप क्या बात फायदा? करेंगे तो मतलब क्या कहेंगे सारे क्यों आप काम- उतने पर्सनल बातें पूछ रहे हैं? सारे काम आप ठीक हो रहे हो तो फिर कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा, तो उनको जब पता चला आपके सेकंड वाइफ को कि पीछे जो आपके बच्चे हैं उनके मसाइल हैं, और आप उनसे एक हेल्प चाहेंगे कि सिर्फ ये नहीं कि आपका ख्याल बल्कि बच्चों की भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनकी केयर करेंगी, तो तब उनका रिएक्शन क्या था? मैंने अभी तस्करा किया था ना, वो नमाजी परहेजगार खुदा तरस औरत है, और अच्छा। इस मिजाज की नहीं है कि क्या होगा, क्यों होगा, किस लिए होगा, मैं करूँगी, कौन करेगा। आप अभी उनको लेके गए वापस अपने घर? नहीं, अभी वो तक? ट्रम्प साहब ने पाबंदी लगा दी है इमिग्रेशन अच्छा पर। अच्छा, अभी तक तो गई नहीं ना, पहले जाएंगी तो फिर देखेंगी वहाँ। लेकिन मेरी बेटी क्या मेरे हिसाब साथ है? आई हुई है। अच्छा, आई हुई है, माशाल्लाह। उनको कैसी लगी नई माँ? अब बहुत अच्छी लगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। यार, आपको तीनों बहुत बच्चों ने- खुशियां मेरे तीनों बच्चों दे, ने- क्योंकि ऑनेस्टली सर आपकी स्टोरी सुन के मतलब आपकी इतनी हिम्मत है। यू हैव गॉन थ्रू सो मच, यू हैव बीन थ्रू सो मच, और कमाल आप एक कहते हैं ना वो सुपरमैन वाले डैडी हैं जो अपनी मतलब इस एज में आप एक्सपेक्ट करते हैं इससे पहले भी कि जी बच्चे ख्याल रखिए, और आप अपने जवान बच्चों को फिजिकली संभाल रहे हैं।
ये बहुत बड़ी बात है मैंने सर। बहुत खिदमत की अपने बेटे की 16 महीने 14 महीने तकरीबन। मैं उसकी हर चीज़ का ख्याल रखता था हॉस्पिटल में, और वहाँ नर्सिंग होम्स थे वहाँ पर लोग सर ये मुझसे हम पूछेंगे, अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जो आपको चैलेंजेस, बिल्कुल जवान बेटे का एक्सीडेंट के बाद उसका ख्याल, फिर एक बच्ची जो कि फिजिकली चैलेंज्ड है, घर में है, उसका ख्याल आपने अकेले विदाउट वाइफ, विदाउट उनकी मदर के कैसे मैनेज किया, हम बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग। ऐसे भी बात होती है। जी, कमाल एक्टर तलत साहब यहाँ मौजूद हैं, तलत इकबाल साहब, सॉरी वो असल में मैं उनको बताई थी कि मैं तलत बोलने लगती हूँ, तलत अजीज़, तलत हुसैन, ऐसे वो आने लगता है, फिर तलत इकबाल साहब। सर आप इतने साल बाहर चले गए, मतलब कसूर भी तो आपका है ना। और कमजर्व में इन्होंने हमारे मामू का कैरेक्टर किया। मामू वो जो अपनी बेटी को यहाँ लेके आते हैं पाकिस्तान, उसकी शादी कराने, और असल लाइफ में इन्होंने हम सबको मामू बना लिया और खुद ही शादी कर ली यहाँ पाकिस्तान आके। माशाल्लाह आपके फ़ोन में एक भी आपकी बेगम की मुझे फ़ोटो नज़र नहीं आई। अभी नहीं आप दिखा है, रहे थे। मैं दिखाऊंगा, ऐसी बात खास नहीं फोल्डर है। नहीं नज़र नहीं क्यों खास आ रहा नहीं, बस वो स्मार्ट, बहुत ज़्यादा स्मार्टफोन है ना, तो स्मार्टनेस दिखा रहा होगा। मेरा ख्याल है मैं सही प्रॉपर पंच नहीं कर रहा बल्कि हूँ। कमजर्फ की पिक्चर्स और उसके सीन्स नजर आने लग गए। मैंने कहा वो तबस्सुम जी नजर नहीं आई, तबस्सुम जी। तो कैसा लग रहा है अब आपका, मतलब दूसरी थोड़ी सी अच्छी हैप्पी हैप्पी बातें भी करते हैं। शादी कितने महीने हुए आपकी शादी को दूल्हा भाई? दूल्हा भाई की शादी हुई है तकरीबन साल? 1 साल और चंद महीने हो गए। नो, उसके बाद अभी आप घर भी नहीं गए? अभी यूएस गए हैं उसके बाद या नहीं? यूएस तो क्यों नहीं गया, वो मेरे बेटे का जो एक्सीडेंट हो गया था तो मुझे भाग के जाना पड़ा था। अच्छा, वो उसके शादी के बाद हुआ? वो शादी के फौरन बाद हो गया था, अच्छा ये अच्छा, शादी से पहले, एक आध दिन पहले, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं रहा। बिल्कुल उसी टाइम पे। उन्हीं उसी, अच्छा, तब आप वहाँ गए। तो फिर मैं छोड़ के चला गया था चंद दिन की दुल्हन को। हाँ, और पहली बार भी यही हुआ था कि चंद दिन की दुल्हन थी तो शूटिंग आ गई थी, तो पहली वाली बीवी को भी इसी तरह छोड़ के चला गया था शूटिंग करने लाहौर। तो बस समझी परेशान नहीं होगी कि शादी की और एकदम चले गया? क्योंकि कुछ लोग होता है कि शादी के बाद चले जाते हैं फिर आते नहीं। हाँ, परेशान तो हुई होंगी। एक ड्रामा भी किया था मैंने, गिरफ्तार वफा, शायद नहीं, शिकस्त आरज़ू। तो उसमें भी यही था कि वो शादी करता है आके गांव की एक लड़की से, उसके बाद फिर वापस ही नहीं आता है। तो मैं वापस आ गया हूँ, दोबारा से वापस आ गया हूँ। लेकिन आजकल वही फ़ोन की, आप अपने पिछले प्रोग्राम में भी बात कर रही थी, स्मार्टनेस दिखाता है, ये पता नहीं चलने देता कि आप दूर कितने हैं। अच्छा, अब आपका क्या प्लान है? आप वापस जाएंगे, यहाँ रहेंगे आप नई बेगम के साथ, क्या सोचा आपने? मैं पाकिस्तान से एक दिन भी अलग नहीं रहा हूँ 20 सालों में। क्या मतलब? मैं पाकिस्तान से दूर था, पाकिस्तान 10,000 मील से भी ज़्यादा है अमेरिका, लेकिन मैं डेली फ़ोन करता था मुख्तलिफ़ लोगों को, डेली राब्ते में रहता था। पाकिस्तान की ख़बरें, पाकिस्तान के सारे चैनल्स देखता हूँ, ख़बरें देखता हूँ, और पाकिस्तान की सियासत पे नज़र रखता हूँ, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, मुल्की हालात कैसे चल रहे हैं, नेबर कंट्रीज़ के साथ कैसे ताल्लुकात हैं, ये सारी चीज़ें देखता हूँ। अच्छा, अब जब आप वापस आए इतने अरसे के बाद और यहाँ काम कर रहे हैं, तो कैसा आपको लगा दोबारा से काम शुरू करना? मुश्किल था, आसान था? कैसे रोल्स मिले? आर यू हैप्पी विद द काइंड ऑफ वर्क यू गेटिंग? मैं कभी किसी काम को ना ये सोच के नहीं करता हूँ कि ये क्या आसान है, कर लूँ, ये मुश्किल है, छोड़ दूँ। ठीक है, मिल गया, कर लिया, वो मुझे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं लगा। लेकिन ये कि फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई हैं अब, ड्रामे की प्रोडक्शन ख़ास तौर पे, और टेक्नोलॉजी ख़ास तौर पर बड़ी डेवलप हुई है, बहुत इम्प्रूव हुई है। डिजिटल सिस्टम आने के बाद तो और अच्छी आसान हो गई है। फ़ोटोग्राफी में एक ज़बरदस्त चेंज नज़र आता है। हमारे ज़माने में जब मैंने स्टार्ट लिया था तो ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी, और इसके अलावा भी पुराने अदाकार जो थे वो नए आने वालों के लिए रास्ते रोकते थे, उन्हें काम नहीं करने देते थे आसानी से, उन्हें कबूल नहीं करते थे, अपने पंजे गाड़े बैठे थे। अच्छा, उस जमाने में था ऐसा? बहुत था, अभी भी है, कौन सा नहीं है, अभी भी जो सिस्टम है वही है तकरीबन। बस ये है कि थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम हो गया है, पहले उर्दू मीडियम होता था,
तो क्या मतलब पॉलिटिक्स चलती थी, जो टॉप के एक्टर्स हैं, आपने क्या फेस किया उसमें? उन्हें ऐसा लगता था जैसे उनकी जगह ले लेगा कोई नया आकर, तो वो नहीं, वो हालांकि उस ज़माने में बहुत ज़्यादा माली फ़ायदे नहीं होते थे अदाकारी और सदाकारी से, लेकिन उन्हें खौफ रहता था। सब बड़े बड़े पुख्ता जगह अपनी संभाले हुए लोग जो बैठे थे वो भी ऐसा करते थे। वो राइटर के साथ मिलके कहानी में तब्दीली करा लेते थे और ऐसा कर दें ना, ऐसा कर दें, यूँ कर दें, अच्छा मेरा रोल कहाँ ख़त्म हो रहा है मेरा। हमने कभी परवाह ही नहीं की, ना राइटर को जानने की कोशिश नहीं की कि क्या काम किया, अल्लाह का शुक्र है कबूल कर लिया गया। अच्छा, एक चीज़ और जो बड़ी इंपॉर्टेंट है ड्रामे में, वो है इसकी कहानी और साथ में फिर एक्टर्स भी। तो आपको वो कैसा लगा कि हमारे ड्रामों का मयार कहानी में और अदाकारी में इम्प्रूव हुआ है या नहीं? अदाकारी और कहानी में, कहानी कुछ ज़िंदगी से नज़दीक आ गई है। पहले यही होता था कि उसकी खाला, उनके घर में रिश्ता हो रहा है, ये हो रहा है, पुरानी कहानी चल रही, पुराने ज़माने की कहानियाँ चलती थी, जदीद दौर की कहानियाँ नहीं होती थी। अब आजकल के मसाइल पर जो हैं, जो फेस करते हैं आम ज़िंदगी में लोग, वो वाली मौज़ूआत जो हैं वो डिस्कस किए जाते हैं, इसलिए कहानी ज़िंदगी के नज़दीक लगती है, आसान लगती है, समझ में आती है। सर अब भी शादी के ही मसले डिस्कस हो रहे हैं ड्रामे में, शादी मोहब्बत, रिश्ता जोड़ लो, रिश्ता तोड़ लो। मोहब्बत तो ऐसा मैटर है ना कि ये सर, कभी ख़त्म नहीं हो सकता। लेकिन दिस इज नॉट द ओनली मैटर। ये एक ड्रामे का हिस्सा हो सकता है, लेकिन ड्रामा इसके ऊपर क्यों बन रहा है? हर ड्रामा कि शादी पे ही शुरू होता है, शादी पे ही आके ख़त्म होता है, या तो नहीं हो रही या हो गई है तो उसके बाद मसले पहले के मसले, बाद के मसले, इसी पे सारा चल रहा है। तो हमें तो बहुत मोनोटनस लगता है। हाँ ये तो है, लेकिन इन तमाम बातों से अलग हटकर ज़िंदगी क्या है? हम बैनुल-अक़वामी सियासत पे तो फिल्म नहीं बना सकते, हम ऐसी कोई फिल्म पब्लिक के लिए काबिल कबूल नहीं होगी। हमारा माशरा सर बहुत कहानियाँ, मैं तो कहती हूँ अच्छा पीटीवी में माशाल्लाह क्या कमाल होते थे कि ट्रेन के सफ़र पे ड्रामा बन गया, ट्रेन स्टेशन पे ड्रामा बन गया, जहाज़ में कोई ड्रामा बन गया। अब तो हम ड्राइंग रूम से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं भाई। बहुत बहुत पीटीवी ने हमें इतना कमाल ड्रामा आउटडोर जिसमें दिखाए हैं। अब तो बड़े रिस्ट्रिक्टेड हो गया सारा काम। हर रिस्ट्रिक्टेड, बस वो रुझान की बात है ना, कमर्शलाइज हो गया है बहुत ज़्यादा ना। जब कमर्शलिज्म आ जाता है किसी भी चीज़ में तो फिर वो पब्लिक डिमांड पर चलता है, पब्लिक की ख्वाहिशात पर चलता है। फिर वो बाज़ार में कोई चीज़ भी फ़रोख्त होती है तो वो वैसी ही फ़रोख्त होती है जैसी पब्लिक डिमांड कर रही होती है। तो ये भी तो फ़रोख्त हो रहा है, ड्रामा भी फ़रोख्त होता है। अदाकारी का मयार जो है वो बुरा हुआ है। उर्दू का ज़बरदस्त कलाकमा किया जाता है ये दूसरे टेलीविज़न से। हम जब इस टीवी पे काम करते थे, पीटीवी पर, और रेडियो पाकिस्तान के प्रोग्राम्स करते थे, तो उर्दू के एक एक लफ्ज़ पर, नुक्ते पर, ज़ेर ज़बर पेश पर तवज्जो दे कर बोलते थे। अब तो वो माजरत करना भी पसंद नहीं करते, गलत बोल जाते हैं पूरा जुमला और उसके बाद माजरत भी नहीं करते। तो ख़ास तौर पे न्यूज़ में होता है, ये जो डिफरेंट चैनल्स पे न्यूज़ कास्टर्स बैठे हैं वो पता नहीं क्या कैसी ख़राब खबरें पढ़ते हैं और उन्हें कोई पूछने वाला भी नहीं। मैं बहुत एहतजाज करता हूँ इस बात पर कि उर्दू का कलाकमा किया जा रहा है, बाकायदा उसको तबाह किया जा रहा है, उसके साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं हो रहा है। बेशक बेशक होना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा नाक़िद नहीं हूँ किसी भी चीज़ के बारे में, लेकिन कानों को सुनते हुए अच्छा नहीं लगता। कुछ ऐसा गलत उलाम के तौर पर इस्तेमाल होने वाले अल्फाज तो हम कबूल कर लेते हैं, लेकिन जो लफ्ज़ बिल्कुल ही बेमाने हों या जिनका कोई इसमें वजन ही ना हो। आप ड्रामा देखें, कभी कभी पूरी पूरी किस्तें चल जाती हैं, आपको एक जुमला नहीं याद रहेगा उसका कि ये मैं कहती हूँ कमज़ोर ड्रामा है कि आपको उसका कोई जुमला याद नहीं होगा, आपको उसका सीन को याद नहीं रहा, बस थोड़ी देर देखा, खाना खाते हुए वक्त गुजर गया, चलो जी नेक्स्ट ड्रामा लगाओ। अच्छा, ड्रामा नो इम्पैक्ट। यहाँ जो ड्रामा लिखा जाता है ना, उसमें इस बात का ख्याल नहीं रखा जाता कि वो बोलना क्या है, वो आर्टिस्ट को पढ़ना पड़ता है। जो कुछ वो लिख देते हैं वो पढ़ना पड़ता है। हमारे ज़माने में ये होता था कि जो लिखा हुआ है उसको पढ़ो नहीं, उसको बोलो। अब आर्टिस्ट बोलता नहीं है, पढ़ देता है। जी जी, मेरा ख्याल है कि इस पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। अच्छा, आप यहाँ वापस आए, आपके पुराने दोस्तों से, एक्टर्स से मुलाकात हुई होगी, किन से मिले? बहुत पुराने दोस्तों में मुझे जावेद तो अभी अमेरिका में मिला था, जावेद शेख। बहरोज़ अक्सर मिल जाता है,
आपको सबके साथ बिहेवियर कैसा लगा? सबने बुशरा आपको अंसारी। कैसे बहुत वेलकम किया या वो इग्नोर किया या टाइम नहीं दिया? कैसा कैसा बिहेवियर था सबका, नहीं मेरे सब दोस्तों का आपके साथ, मैं साथ? खुद लिए दिए रहने वाला आदमी हूँ, इसलिए मेरा ख्याल है मेरे साथ कोई ऐसा कर नहीं सकता। मेरे जो दोस्त थे वो दोस्त हैं, जो नहीं थे वो कभी भी नहीं होंगे। और जो नए हैं वो नए नए लोगों में मुझे बहुत एक बात अच्छी लगी, वो ड्यू रिस्पेक्ट देती हैं। वो पुराने लोगों को सर कहते हैं, इज्जत से देते हैं। मुझे अच्छा भी नहीं लगता बार बार मुझे कोई सर कहे, लेकिन ये कि कहते हैं और बहुत इज्जत करते हैं नए आर्टिस्ट जो हैं, माशाल्लाह। और ये बड़ी काबिल तारीफ बात है। तो फिर आपने क्या सोचा, अब आप यहीं सेटल हो रहे हैं, वापस वहाँ कम जाएंगे या वहाँ अभी ज्यादा मुझे जाएंगे? अभी यहाँ मेरे कम बेटे कम? को अभी मेरे बेटे को मेरी ज़रूरत है। बेशक हमेशा होगी वैसे हाँ, तो, लेकिन अभी मैं फिजिकली जब तक वो अपने पाँवों पे चलना शुरू नहीं कर देगा, मैं कोशिश करूँगा कि लेकिन मैं आऊँगा, मैं ड्रामा में काम करना चाहता हूँ, इसलिए कि मैंने और तो कुछ सीखा नहीं ना, और तो कुछ किया नहीं है। तो चलो ड्रामा आता है, हो जाता है, आता तो शायद वो भी नहीं है, जो मुझे देते हैं काम वो मैं कर आप देता हूँ। बहुत कमाल तो एक्टिंग करते हैं। हम भी जब कंजर्व कर रहे थे तो हमारी डायलॉग डिलीवरी, बॉडी लैंग्वेज, हर चीज़ अलग, और तला साहब का कोई एक और ही बिल्कुल लेवल था माशाल्लाह परफॉर्मेंस का, और वो लग रहा था कि हम किसी बहुत बाकी सीनियर मंझे हुए एक्टर के साथ काम कर रहे हैं, हु नोज हिज क्राफ्ट। तो सर एक ये भी एंड में पूछना चाहूँगी, आपकी इतनी माशाल्लाह टफ लाइफ के साथ आप बड़े मतलब आपने हैंडल किया हर चीज़ को, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, कहाँ से आप इतनी पावर लेते हैं जो इतने सुपर डैड हैं आप? मैंने जब आँख खोली तो मेरे वालिद, यानी मैं जब छोटा सा बच्चा था तो मेरे वालिद का इंतकाल हो गया था। ये सब कुछ मैंने अपने बड़े भाई ज़फ़र इक़बाल से सीखा। बहुत बाहिम्मत आदमी हैं, उन्होंने, मेरी और उनकी उम्र में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन वो मुझे बाप की तरह देखते हैं। दुनिया में शायद कम बाप ऐसे होंगे जितना अच्छा सलूक, जितना अच्छा बर्ताव, जितना अच्छा उन्होंने मेरे साथ किया, आज भी करते हैं। और उनसे सीख कर मैंने अपने बच्चों से मोहब्बत करना सीखी। वो मुझसे जिस तरह से प्यार करते थे, मैंने अपने बच्चों, मैं उनको देखकर सब कुछ करता। और सिर्फ एक बात का मुझे दुख है कि वो बहुत आला तालीम याफ्ता है, मैं आला तालीम की तरफ नहीं जा सका, इस बात का मुझे दुख है। लेकिन आपका बहुत आला ज़र्फ है और आपने बड़ी आला किस्म की नेकियां की हैं, और बड़ा आला आपने माशाल्लाह अपने बच्चों की तरबियत और उनको संभाला है। तो हर एक सब कुछ पढ़ाई नहीं होती सर, इससे आगे भी बहुत कुछ है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो, बहुत अच्छा लगा। वक्त का मैं, लेकिन वरना हम आपसे और इतनी सारी बातें करते हैं। मैं तो सेट पे जब इनके साथ कल 14 अगस्त है, कल 14 अगस्त है, यौम पाकिस्तान है, माशाल्लाह। कोई मैसेज? और मैं बड़ा खुशी महसूस कर रहा हूँ कि मैं 14 अगस्त को यहाँ पर हूँ। हालांकि अमेरिका में भी रहते हुए हम लोग पाकिस्तान एसोसिएशंस जो हैं वहाँ पर वो इस किस्म के प्रोग्राम्स करती हैं, हर स्टेट में होते हैं, और पाकिस्तान से मुताल्लिक़ बड़े बड़ी तकारीब होती हैं, जश्न मनाते हैं, खाने खाते हैं इकट्ठे, बड़े बड़े फंक्शन। और अब आप यहाँ पाकिस्तान में मनाइएगा, और आप भी 14 अगस्त मनाइएगा हमारे साथ पीटीवी होम के साथ स्पेशल हमारे शो पे कल ज़रूर देखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।